अच्छा, आप पहली क्लास कह रहे हैं, मैं समझे कह रहे हैं अगली दफ़ा कौन से, पहला मेरा एमएफए वो है बीएम वाला। एमएफए के नोट्स आएंगे तो बहुत दूर की बात है, मैंने पिछले सेशन में भी दुनिया को शेयर किए हुए थे। जो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा होता, मैं ऑनलाइन तो होता हूँ। नोट्स बुक है बीएम के पोर्शन की। असल में फिर मैंने वो वाली क्लास जो 4 डेज़ अ वीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक जुल्म तो चल रहा होगा आप पे, 6 डेज़ अ वीक, तो जवाद साहब तो फाइनेंस करा ही रहे होंगे, तो उसके साथ फिर मैंने सजेस्ट किया था कि आप एमएफए के दिन ज़रा कम रखें ताकि बच्चों को कुछ तो सांस लेने का मौका मिले। तो वो 4 डेज़ अ वीक क्लास रखी है, मंडे से लेकर थर्सडे तक, और आगे 2-3 हफ्ते बाद टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि 3 दिन से ऊपर बच्चों को ना तकलीफ़ दूँ, क्योंकि उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी उनकी डेली क्लास चल रही होगी। मेरी क्लास पढ़ने का मतलब है कि वो डबल भारी क्लास सोच रहे होंगे। हाँ, एक दिन में 2 क्लास है ना, तो इसलिए आगे जाके वो 3 डेज़ अ वीक पे सेट हो जाए कि उन्हें पता हो कि हाँ भाई उधर 3 दिन में हल्की फुल्की सी लोड चल रहा होता है, वो उतना ही लोड होगा, मतलब जितना हम कमती लॉ में पढ़ते हैं ना उतना वहाँ पढ़ रहे होंगे। एमएफए का जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, न्यूमेरिकल जवाद साहब तो वो फरवरी के तकरीबन 10 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि एमएफए का न्यूमेरिकल पोर्शन भी उतना ज़्यादा नहीं है ना जितना बाकी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं फरवरी की 10 कह रहा हूँ, नहीं तो मैं शायद 28-29 कह देता। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर श्योर कि जो कराएंगे वो ऐसे लेवल पे कराएंगे, तो वो हर टीचर का ना अपना एक तरीका होता है, अपना एक मिजाज होता है। जवाद साहब से पढ़ने वाले यूज टू हो चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि बस इनके साथ साथ चलना है और होमवर्क नहीं करना, क्योंकि अगले दिन उन्होंने नहीं कराना है। तो बस वो यही बात है, अगर बच्चे होमवर्क करना शुरू कर दें, सर जल्दी ख़त्म करा दें। प्रॉब्लम ये है कि वो सर को अगले दिन बच्चों वाली एफर्ट भी सर ने करनी होती है, तो सर का देर तक जाना बच्चों के लिए बुरा नहीं होता, क्योंकि वो बस सर के साथ साथ चलते रहे, पेपर से 2 दिन पहले तक बस ताज़ा याद रहे, जल्दी से पेपर पे उल्टी की और 3 दिन बाद सब भूल गए कि हमने क्या पढ़ा था। इसमें ज़रा याददाश्त होती है थ्योरी में, तो कोशिश ये होती है कि समझाया भी जाए, याद भी करवाया जाए, और रिटन प्रैक्टिस को भी ज़ोर दिया जाए, जिसको मैं अकेले तो बहुत ज़ोर देता हूँ, लेकिन आप लोग टेस्टों में, इसीलिए मैंने इस दफ़ा सारी चीज़ें, आप अगर नोट करें तो हर चीज़ को टेस्ट से कनेक्ट किया हुआ था कि आपके जो पूरे हफ्ते फाइन क्यूमुलेट होंगे वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कितने बच्चे टेस्ट देने आए थे, कि शायद इसी तरीके अगर ये सब ना रखा होता ना तो टेस्ट इससे भी कम लोग आते हैं। फिर मिड टर्म का अलग लालच था, रजिस्टर का अलग लालच था, शायद पढ़ लें। बीलो का 1 और सीलो के 2, ठीक है चले। असल में अब आखिरी दिनों में दिस इज़ एक्सपेक्टेड कि बस हो जाती है ख़ास टाइम पे इंसान की। हाँ बस अब ये थोड़ा सा मसला होता है, आखिरी महीने की क्लासेस जो है ना, उसका एक फ़ायदा और एक नुकसान है। नुकसान ये है कि आपका दिन की बरकत ख़त्म हो जाती है, समझ नहीं आता कि वो अच्छा 2 घंटे तो उधर लग गए फ़लाना, लेकिन आपको फ़ायदा बताऊँ, फ़ायदा भी यही है। मैं आपको बताऊँ, जिस दिन मेरी 7-8 क्लासें हों और मैंने उसके साथ कोई काम करना हो, अपना नोट्स हैंड आउट किताब या कोई मीटिंग्स वगैरह, मैं ज़्यादा काम करता हूँ। और जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, क्लासें नहीं होती हैं और उस दिन मैंने कुछ और काम भी करने होते हैं, उस दिन मेरा कम काम होता है, क्योंकि जब क्लास नहीं होती तो मैं रात 3 बजे के बाद भी सोच रहा होता हूँ कि जल्दी सो के क्या करना है। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे चला गया, वहाँ पे देख लिया पिछले 1 महीने में किस किस ने मुझे क्या क्या टैग किया था, उनको वो कर दिए। पीछे जाके को और देख लिया, को व्हाट्सएप में खुदा ना खास्ता घुस गया कि वहाँ क्या चल रहा है, उधर जाके वो कर दिया, वो कुछ और एक्टिविटीज़ कर ली, ईमेल्स वगैरह को बहुत पुरानी पेंडिंग थी, को प्लानिंग थी वो सोच ली, सारा कुछ करते कराते तो सोते सोते उठते हुए, नाश्ता करते हुए, घर वालों से बातें करते हुए, निकलते हुए मैं 5 बजे शाम में अपनी वर्क प्लेस पर पहुँचता हूँ। और जब क्लासें हों तो क्लासों समेत मैं 5 बजे से पहले पहुँचा होता हूँ। तो जब आपकी वो एक एक्टिविटी चल रही होती है ना रिदम में, तो आपकी रूटीन बन जाती है। जब एक एक्टिविटी ना हो ना, जब आपको हर दिन पता है मैंने उठ के कॉलेज जाना है, तब आपके सारी चीज़ें उसके साथ प्लान होंगी कि कॉलेज जाना है, इस वक्त फारिग हूँगा, इस वक्त ये करूँगा, इस वक्त ये करूँगा। आप देखिएगा जब क्लासें नहीं होंगी ना, आपकी वो रूटीन नहीं बनेगी। जब क्लासेस, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि क्लास वाला टाइम तो तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन उस क्लास की वजह से एक रूटीन ज़रूर बन जाती है। कहानी शुरू करते हैं।
10, 11, 12, 15 और 16, बीच में ना सैटरडे संडे ऑफ है क्योंकि आई कैप के वो 14 अगस्त वाले इवेंट्स भी हैं और 13 को उनका एक वो मेंबर्स का एक इवेंट है जिसकी वजह से क्लास नहीं हो सकती। तो 9-10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे गायब हो जाएगा, मंडे और ट्यूसडे। रेगुलर टाइम है दोपहर 1:30 से 6, जुम्मे वाले दिन है 3 से 6। तो 4 दिन 4.5 घंटे की क्लास है और एक दिन 3 घंटे की क्लास है। अपने लिखे हुए को बार बार दोहराएं, अपने लिखे हुए को, उसकी रिटेंशन बहुत जल्दी होगी। दोबारा लिख के कोई नया फ़ायदा नहीं होगा। अगर पीछे सही से नीट एंड क्लीन करके लिखा हुआ उसी को दोहराएं। इस दफ़ा एक लेड पेंसिल पकड़ लें और जो कीवर्ड आए उसको अंडरलाइन कर लें। कई दफ़ा होता है ना बंदा पढ़ते हुए काम की चीज़ अंडरलाइन करता है। लेड पेंसिल इसलिए कह रहा हूँ कि रजिस्टर ख़राब ना हो, लेकिन एक दफ़ा जो लिखा हुआ है ना उसी को बार बार दोहराएं, वो जल्दी याद होगा और देर तक रहेगा। हाँ, रजिस्टर साफ़ रख के क्या करता है, लेकिन कम से कम ऐसा तो हो कि दोहराते हुए आपको नज़र भी आ रहा हो कि वहाँ लिखा हुआ क्या है। चैप्टर 3 और 4, पहले 4 देख लेते हैं छोटू सा, फिर 3 से लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे। हाँ जी, करें शुरू फिर। चीफ एग्जेक्टिव और अदर ऑफिसर, अगर आप याद करें तो अदर ऑफिसर तो इन्होंने मजाक में ही लिखा है। नहीं जी, ऑफिस की मुझे धमकियां साथ साथ देते रहते हैं, रजिस्टर करा लें रजिस्टर करा लें। हालांकि मैंने लाइसेंस विंडो ली थी और उसके साथ बिल्ट इन था। चलें खैर, चीफ एग्जेक्टिव और चैप्टर का नाम है थोड़े से अदर ऑफिसर्स, यानी कि चेयरमैन की 5-6 लाइनों की डिस्कशन, शेयर रजिस्ट्रार की 3 लाइनों की डिस्कशन, कंपनी सेक्रेटरी की 3 लाइनों की डिस्कशन, सोल परचेज सेल एजेंट की कुछ 4-5 लाइनों की डिस्कशन। तो ये बेसिकली मजाक है, ये टेक्निकली चीफ एग्जेक्टिव का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में चीफ एग्जेक्टिव को हमेशा बड़े जज्बात से देखना है, सेक्रेटरी और शेयर रजिस्ट्रार को बस एम शोगलन पढ़ लेना है। तो चीफ एग्जेक्टिव, चेयरमैन और चीफ एग्जेक्टिव में क्या फ़र्क है, और वो जो सोल परचेज सेल एजेंट और उसकी एक्सेप्शन है, ये चीज़ें इसमें काम की हैं। पहले ही बेचारा छोटा सा चैप्टर है। देखते हैं जी आई कैप के सवाल। स्प्रिंग 10 और साथ में देख लूँ कि एग्जामिनर कमेंट किस अटेम्प्ट से थे जी। हाँ, कैमरे में बुक नहीं चाहिए, ये इस किसी बहुत ही मशहूर किताब में से जो है। असल में बात है मशहूरी वहाँ करें जहाँ को कमर्शियल फ़ायदा हो। खैर अगले सेशन में इस रेट पे आ नहीं सकेगी, ये जो रेट इस दफ़ा निकल आया था ना, अगली दफ़ा तो कागज़ इंपोर्ट डॉलर सब कुछ इतना महंगा, कागज़ तक इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में। जुल्म देखें तो अभी बड़ा सत्यानाश हुआ है, अगली दफ़ा बड़ा डर लग रहा है। लेकिन खैर अगेन मार्केट की किताबों से बहरहाल बहुत सस्ते में इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। मैं इधर भी पब्लिशर से लड़ता रहता हूँ कि मेरी किताब लोएस्ट कॉस्ट में आनी चाहिए, फिर वो भी उसकी भी 100 तरह की बातें होती हैं। तो इस दफ़ा खुद से प्रिंट किया है, पब्लिश किया है, अपनी टीम के साथ एक एक जगह एक एक कतरा जहाँ से बच सकता था बचाया है। तो वो अब अगली दफ़ा कोशिश करेंगे 200-150 की, अगली दफ़ा शायद ये 400 पे चली जाए, जितनी तेज़ी से रेट बढ़े हैं। ये तो पहले भी इस वक्त भी वैसे लॉस में बेचारी। अच्छा जी, एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न। आपको आप देखें अक्सर सवाल का पार्ट ई सी डी, इसका मतलब एक बड़ा सवाल होगा, बताएं फॉलोइंग जुमले ठीक है या नहीं, और उसमें 4-5 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट गालिबन एक अलग चैप्टर से होगा। तो आईएएफ कभी कभी ऐसा भी करता है कि आपकी एक कलेक्टिव नॉलेज एक बड़े सवाल में टेस्ट कर लेता है कि जिसमें एक रिक्वायरमेंट होती है और नीचे अलग अलग चीज़ें। तो उनमें से एक पोर्शन ये होगा, द फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव, मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या हुआ,
इसकी वैरायटियाँ ही रहती हैं बेचारे की। First chief executive of the company retires on completion of 1 year. The subsequent chief executive must be appointed by shareholders within 30 days from the date of retirement of first chief executive। मतलब आप जुमला इतना हल्का दें और आप एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे जो है वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या आपने गलत बात की है। शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, ये जुमला हमें अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट ईजीएम पे रिटायर होता है तो हम कहेंगे भाई ये आपका 1 ईयर वाला जुमला अच्छा नहीं था। फिर सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, नहीं भाई ये जुमला भी हमें अच्छा नहीं लगा। चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। विद इन 30 डेज, सॉरी हमें ये जुमला भी अच्छा नहीं लगा, 14 दिनों में अपॉइंटमेंट होनी होती है। तो इस जुमले में 3 गलतियाँ थी। अब आप चाहें तो एक पूरा जुमला करेक्ट करके लिख दें और अंडरलाइन करते जाएं कि उसमें आपने क्या वीकनेस। अब जब उन्होंने कहा है कि आपने सपोर्ट अपने आंसर को रीज़न के साथ करना है तो फिर बना दें इसे टाइप 3 सवाल या टाइप 2 बना दें। आप कहें लॉ ये कहता है, सिचुएशन ये बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये और ये बात गलत है। या फॉलोइंग आर द डिस्क्रिपेंसीज इन द अबव सेंटेंस। चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, नॉट शेयर होल्डर्स। 14 दिन में अपॉइंट होता है, नॉट 30। तो इसको प्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। असल में बस आपने उनको गलतियां उनकी बतानी है। अच्छा नंबर 5 है तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर तसल्ली से उनको समझाना है कि क्या है किस तरह से। तो हाँ, टाइप 3 सबसे बेस्ट सेफ ऑप्शन है कि आप उसमें कानून बता दें, पहले कानून के 2-3 जुमले लिख दें, फिर लिख दें यहाँ क्या जुमले लिखे हैं और फिर नीचे बताएं क्या गलती हैं। तो उससे बहुत खूबसूरत तरीके से एग्जामिनर को लगेगा कि आपने हक अदा किया। Explain whether or not following statement are in accordance with provision of company support. A chief executive other than first chief executive is appointed by the shareholder in annual general meeting of the company for a period up to next AGM. अच्छा नहीं लगा हमें जुमला। वो कह रहे हैं पहले चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा जब भी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होता है, शेयर होल्डर्स एजीएम में अपॉइंट करते हैं और वो आने वाली एजीएम तक अपॉइंट करते हैं। ना शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, ना एजीएम में अपॉइंट करते हैं और ना ही अगली एजीएम पे। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन के 14 दिनों में अपॉइंट करते हैं और अगले 3 साल, मैक्सिमम ऑफ 3 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। Describe the provision of Companies Act which restrict the chief executive of public company from carrying on any business competing with the company। उन्होंने कहा हमें सेक्शन का रट्टा बता दें, टाइप 1 सवाल, कि वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव को कंपीटिंग बिजनेस करने से मना है। तो हम बता देंगे कि जी पब्लिक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को उन्होंने कहा है कि आप कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, अगर आपने किया तो आप फारिग हो जाएंगे, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट के वक्त बता दें। तो जो सेक्शन में हमें आता है 3 नंबर हासिल करने के लिए हमने टाइप 1 सवाल में वो सारी बात लिख देनी है। मिस्टर जमीर फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है रेयान इंडस्ट्रीज के, पब्लिक कंपनी है। डायरेक्टर आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। स्पेसिफाई द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मिस्टर जमीर। मिस्टर जमीर कितनी मुद्दत के लिए आए हैं ये बताएं। एंड एक्सप्लेन हाउ ही कैन बी रिमूव बिफोर एक्सपायरी ऑफ अबव टर्म। अब कई दफ़ा लोग ये पढ़ते साथ ही जज्बाती हो जाते हैं कि मुझे तो 75% वाला रट्टा लगा हुआ है, जल्दी से लिख देते हैं और फिर बाद में उन्हें ICAP एग्जामिनर कमेंट में कहता है कि बच्चों ने पहली रिक्वायरमेंट तो सुनी ही नहीं। पहली रिक्वायरमेंट है टर्म ऑफ ऑफिस। तो दिस इज़ गुड कि आप सवाल के नीचे एक हेडिंग डालें टर्म ऑफ ऑफिस और फिर बताएं कि जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है, फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है, आप कहें फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म है फर्स्ट AGM तक, अनलेस कि उससे पहले उसे निकाल दिया जाए या वो खुद छोड़ जाए। उसकी जो आईनी मुद्दत है वो फर्स्ट AGM तक है। एक्सप्लेन, बताएं, डिटेल से बताएं हाउ ही कैन बी रिमूव बिफोर एक्सपायरी ऑफ अबव टर्म। इससे पहले वो कैसे निकाला जा सकता है। हम कहें अगर मेंबर्स ने निकालना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, डायरेक्टर निकालना है 3/4 अक्सरियत, और अगर वो कंपनी जहाँ गवर्नमेंट के 75% शेयर है वहाँ गवर्नमेंट। तो मैं हमेशा कहा कि इसमें 75% 3 दफ़ा आएगा, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, गवर्नमेंट। डन। Under the provision of Companies Act 2017, briefly describe the following. Chief Executive in relation to company. Chief Executive को बताना है ये क्या होता है। Chief Executive की डेफिनेशन दे देनी है। 3 नंबर का सवाल। Examiner comment. While describing chief executive in relation to a company, many candidates also discuss the provision relating to appointment of first and subsequent chief executive.
filing of casual vacancy and removal of chief executive instead of defining the term chief executive as stated under company law. This seems to be due to reading the question in haste without considering marks allocated to each part of the question. उन्होंने कहा जी बच्चे इतनी कुछ जल्दी में थे कि उन्होंने बस जल्दी जल्दी से जवाब दिया, उन्होंने सारे पार्ट सारी बातें ध्यान से नहीं पढ़ी। तो इस वाले पार्ट में हमने कहा था बताओ चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसके कुछ और पार्ट्स भी होंगे। तो बच्चों ने क्या किया होगा, बस जल्दी से पढ़ते हुए आ रहे चीफ एग्जीक्यूटिव की बातें लिखनी है, सारी बातें लिख दी सिवाय इसके जो डेफिनेशन मांगी थी। तब्दीली लिमिटेड has recently converted into a public listed company. Director intend to appoint a new chief executive of company. Under provision of Companies Act, briefly explain the requirements for appointment of chief executive. Also state the restriction if any on the appointment of chief executive. Recently convert हुई है। अब वो कह रहे हैं बताओ चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे अपॉइंट करें। अब इसमें पॉइंट और ये है कि क्या ये पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है या बाद वाला है। चूँकि कंपनी पहले से चल रही है और अभी कन्वर्ट हुई है तो दिस कैन रीजनेबली एज्यूम्ड के फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ होगा। और फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव तो आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड होता है। तो यहाँ एक ऑप्शन ये है कि आप कहें इट इज़ एज्यूम कि फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव तो आपका अपॉइंट हुआ होगा, हम आपको सब्सिक्वेंट का बताएं। दूसरा ये कि हम कहें कि अगर फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इन्होंने अपॉइंट नहीं किया तो हम इन्हें बता दें कि वो सब्सक्राइबर को डिटेल देनी चाहिए थी, अगर नहीं दी तो ये उनका कसूर है। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सक्राइबर्स अपॉइंट करते हैं और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो खुद ब खुद बन जाता है। सबसे ये रूल्स हैं और फिर रेस्ट्रिक्शन क्या है उसकी अपॉइंटमेंट पे। कंपीटिंग बिजनेस की बात कर सकते हैं और डायरेक्टर की इनएलिजिबिलिटीज़ ही सारी की सारी चीफ एग्जीक्यूटिव की भी इनएलिजिबिलिटीज़ है। हर वो बंदा जो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट नहीं हो सकता। एग्जामिनर कमेंट यहाँ देखने ज़रूरी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट हु रोड द एंटायर पेपर ऑफ बिजनेस लॉ वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वो कहते हैं जो पूरा तैयार करके आए हुए थे उनकी हल्की परफॉर्मेंस थी। मोस्ट ऑफ द आंसर वर इनकम्प्लीट। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटली फेल टू कंप्रीहेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन एंड रोड द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी इंस्टेंट ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। देखा ये इस इंतज़ार में थे कि हम सवाल दें और बच्चे फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव लिखें और हम फिर फ़ख्र से कहें कि खुदा का खौफ करो कंपनी। तो हमने सेफ खेला, हमने कहा जी ऑल दो मतलब वही बात है कि अजम्पशन ले लें कि हो चुका होगा या कहते हैं कि अगर नहीं किया तो गलत किया है। फर्स्ट का ये रूल है, सब्सीक्वेंट जो इन्हें अपॉइंट करना उसका ये रूल है। मैनी कैंडिडेट लिस्टेड द सर्कमस्टांसेस रेंडरिंग अ डायरेक्टर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। उनके कुछ लोगों ने डायरेक्टर की इनएलिजिबिलिटीज़ की सारी लिस्ट डाल दी। सवाल ने आपसे कोई इतना ज़्यादा जोश में नहीं कहा था, उन्होंने बस कहा था बताओ कब वो फारिग होगा, तो आप कहेंगे वो तभी फारिग होगा जब डायरेक्टर फारिग होता है। तो ये जुमला काफ़ी था। रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, कौन अपॉइंट नहीं हो सकता। सॉल्यूशन देने वाले भाई ने पॉइंट्स लिख दिए वो वाली जगह जब उसे निकाल दिया जाएगा। अब ये देखें ना, यहाँ सॉल्यूशन वाले ने जुल्म किया है। एक मिनट, ये मैं पार्ट बी देख रहा हूँ। ठीक है, ये अलग है, तो ये बी क्यों दिया हुआ है? बी तो हमारा सवाल ही नहीं है। ठीक है, ये बी सवाल वहाँ से होना था और यहाँ गलती से पेस्ट हुआ हुआ है। हमारी टीम ने पेस्ट करते हुए गड़बड़ की भी है। ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। शायद इससे थोड़ा सा एक आध पेज कम हो जाए, उससे कॉस्ट थोड़ी सी और कम। ठीक है जी, तो उन्होंने बेसिकली यही गम और गुस्से का इजहार किया है कि बच्चों को समझ नहीं आई और उन्होंने एक तो डायरेक्टर की सारी एलिजिबिलिटीज़ लिखना शुरू कर दी जो हमने नहीं कहा था। हाँ, असल में देखिए 4 नंबर में वो क्या कर रहे हैं, पहले तो बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का क्या रूल है, फिर कह रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन क्या है। यही 5 नंबर का सवाल होता है, खाली रिस्ट्रिक्शन होती तो हम फ़ख्र से कम और ज़्यादा के डाउट में पढ़ के लिस्ट लिख देते वो वाली सारी। चूँकि यहाँ पहले ही 4 नंबर है, 4 का फर्दर ब्रेकअप हुआ होगा, ब्रेकअप भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव 3 नंबर, रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट 1 नंबर। मर्जी है,
वही कंपीटिंग बिजनेस वाली रिस्ट्रिक्शन हम कर दें, ठीक है। उसके अलावा जो एज डायरेक्टर इनएलिजिबल है, यानी कि जो डायरेक्टर नहीं बन सकता वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता। फ्राया लिमिटेड, an unlisted public company is engaged in business of manufacturing and sale of plastic bottles in Lahore. FL is planning to appoint Gul Meher as chief executive officer of the company. During an interview with Gul Meher, he disclosed on the शुक्र ही लिख दिया, मैं खातून के तौर पे इसको प्रोनाउंसिएट करता रहता। He disclosed to the board that his wife Mona is running a corporate brokerage house in Lahore and that his son Sultan, who is business graduate, is engaged in business of selling plastic bottles in Multan. एक कंपनी लाहौर में प्लास्टिक बॉटल्स बेचती है, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव लेके आ रही हैं, बड़ा ही कारोबारी फैमिली का ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसकी बीवी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर है और ब्रोकरेज हाउस चला रही है, और बेटा जो है प्लास्टिक बोतलें ही बेचता है मुल्तान में। गुल मेहर ऑल्सो डिस्क्लोज टू द बोर्ड दैट ही समटाइम्स प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू सुल्तान विदाउट एनी चार्ज। उसने कहा मैं कभी कभी सुल्तान को, अपने उस बच्चे को जो कि प्लास्टिक की बोतलें बनाता है, मैं कभी कभी उसको एडवाइसेस भी देता हूँ, ठीक है। लाहौर में आप प्लास्टिक बोतलें बेच रहे हैं, मुल्तान में आपका बेटा बेच रहा है प्लास्टिक बोतल्स, आप उसको मशवरे भी देते हैं, और बीवी कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस में, कारोबारी खतरनाक फैमिली। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन वेदर एफएल कैन अपॉइंट गुल मेहर एज द सीईओ ऑफ द कंपनी। जब वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, लिस्टेड कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस में आप या आपका स्पाउस अगर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर होने की जो पॉइंट थे, वो 2-3 जो पॉइंट थे इजाफी लिस्टेड कंपनी वाले, वो ये लिस्टेड तो है ही नहीं, तो ब्रोकरेज वाला तो मसला हल हो गया। कॉर्पोरेट ब्रोकरेज, ये जो ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो मेंबर होते हैं, जो कि लोगों के शेयर्स की ट्रेड ऑफ ख़रीदो फरोख्त में हेल्प करते हैं, वो ब्रोकर्स हैं। तो ये कंपनियां भी होती हैं, इंसान भी होते हैं। तो जो कंपनी होती है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस। ये लीगल है, ऑफिशियल है, स्टॉक एक्सचेंज लाइसेंस देता है। करंटली 200 रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं जिनको इजाज़त है कि आप स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग करवा सकते हैं, तो ये ब्रोकर होते हैं। अब वही बात है कि हमारे इस सब्जेक्ट में ना इतना मार्जिन था, इसमें एक चैप्टर डाल देते स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है, जो ICAP PRC के अंदर शायद डालने में इंटरेस्टेड हो। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ना उनको हर कुछ बताना चाहता है ICAP, तो ये इस सब्जेक्ट में मार्जिन था, इसमें प्रैक्टिकल बातें बताई जा सकती थी ना। PRC में वो मैंने भी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस देखा, उसमें 2 चैप्टर CA फाइनल के कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, CA फाइनल के, SPM के, CFAP 3 के, इंट्रो टू बिजनेस में डाले हुए हैं। पता नहीं मतलब या वहाँ हल्की चीज़ डाली हुई थी या यहाँ भारी चीज़ डाली है। अच्छा जी, CEO बन सकते हैं या नहीं, हम कहेंगे कि जी अब दूसरा मसला रह गया प्लास्टिक की बोतल्स का, कंपीटिंग बिजनेस। अब कंपीटिंग बिजनेस पता नहीं लाहौर और मुल्तान आपस में प्लास्टिक बोतलों में एक दूसरे को compete करते हैं या नहीं करते। अगर आप लाहौर में बता रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं, तो मुल्तान एक बिल्कुल दूर का इलाका है, वहाँ अगर कोई बना के बेच रहा है तो अपेरेंटली वो आपको compete नहीं कर रहा। रादर देन कि हम खुद से कह दें कि compete हो रहा है या नहीं हो रहा, हम लिख दें इफ़ द बिजनेस इज़ competing बिजनेस विद दैट ऑफ जो लाहौर में हो रहा है, तो देन ही इज़ रिक्वायर्ड कि वो डिस्क्लोज़ कर दे। डिस्क्लोज़ कर देगा तो फिर बाद में कंपनी उसके साथ जो करेगी वो तो हमें भी नहीं पता। हाँ, असल में माइनर चाइल्ड बंदे की ही उसमें काउंट होता है ना। हमने कहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कंपीटिंग बिजनेस कर रहा हो। डायरेक्टली क्या होता है, खुद करे, इनडायरेक्टली होता है स्पाउस के थ्रू करे, माइनर चाइल्ड के थ्रू करे। हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझा आप इधर कह रहे हैं माइनर। हाँ, ये बिजनेस ग्रेजुएट है, तो बिजनेस ग्रेजुएट है तो यहाँ पे वो समझ रहे हैं कि हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करें, हिसाब करें और ये अंदाज़ा लगाएं कि वो माइनर चाइल्ड नहीं है। हाँ, अब चूंकि वो मशवरे दे रहा है तो इसका मतलब है उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, तो इसलिए हम ये कहें कि ये कंपीटिंग बिजनेस है या नहीं है, ये सिचुएशन के मुताबिक डिसाइड होगा। ऑल्दो माइनर चाइल्ड ना होने से वो तो नहीं हो रहा, कानून को मसला नहीं है, बट चूंकि वो इंटरेस्टेड है तो दिस इज़ गुड कि वो अपना इंटरेस्ट हमेशा डिस्क्लोज ज़रूर करे। जी क्या? हाँ
और मज़े की बात है कि यहाँ इन्होंने बिजनेस ग्रेजुएट दिया है तो किसी वजह से दिया है, शायद वो चाह रहे हैं कि हम सोचें। अब वो क्या चाह रहे हैं ये तो हमें एग्जामिनर कमेंट से पता लगेगा। पढ़ें ज़रा एग्जामिनर कमेंट क्या कहता है। एग्जामिनर कमेंट इस सवाल में क्या कहता है, 15% ऑफ द कैंडिडेट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। इट वॉज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और रिक्वायर्ड टू कैंडिडेट एक्सप्लेन वेदर फलाना पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। द परफॉर्मेंस रिमेन्ड एवरेज एज मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स वर इनकम्प्लीट एंड फोकस मोर ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। जज्बातियों के कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस वाली बात लिख दी होगी, देखा ही नहीं होगा, अनलिस्टेड है। Most of the candidate also fail to apprehend that a competing business is deemed to be indirectly carried on by CEO if such business is carried on by his, her spouse और माइनर चिल्ड्रन। उन्होंने कहा बहुत सारे बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया और ये उन्हें नहीं पता था कि माइनर चिल्ड्रन इनडायरेक्ट में आता है, मेजर चिल्ड्रन इनडायरेक्ट में नहीं आता। Consequently, candidate could not comprehend that FL was not a listed company and Sultan, जो कि उसका बेटा है, was not a minor son of Gulmeher. He was eligible to appoint as CEO। चूँकि वो बच्चा भी बड़ा था और कंपनी भी लिस्टेड नहीं थी, तो जो दोनों एतराज़ दिए हुए वो दोनों एतराज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो बच्चे ये बताने में नाकाम रहे कि ये अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड है, कोई मसला नहीं। तो ये आप देखेंगे सवाल के अंदर उन्होंने ट्रिक डाल दी सिचुएशन में कि आप फ़ौरन से पहले कहीं अरे मैं हकीकत तक पहुंच गया, पता लगा हकीकत में उसके अंदर की छोटी सी एक्सेप्शन हम मिस कर रहे होते हैं। तो वो पॉइंट लिस्टेड का था और ये माइनर चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करता था। ऑटम 19 क्वेश्चन 7C, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ हस्साम टेक्सटाइल लिमिटेड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर and want to remove him from his office before expiry of his term on 31 अगस्त 2020. Briefly explain the options available to this for removal under above situation. कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, 3 तरीके आपको पता है, ठकाठक लिख देने। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ख्वाहिश है। तो HTL को बताएं कि HTL कैसे रिमूव कर सकती है। तो आप कहें HTL या तो नहीं बोर्ड से कहें तो मैं ज़्यादा मसला है, ले आओ 3/4 अक्सरियत, और 3/4 इसको निकाल क्यों नहीं चाहिए, ये और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 3/4 अक्सरियत लेके आओ, नहीं तो फिर मेंबर्स को मोटिवेट करो कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। नहीं तो अगर हमारी कंपनी मेजर गवर्नमेंट चला रही है तो फिर गवर्नमेंट कर सकती है। उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि हम बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे निकालें। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑप्शंस अवेलेबल टू HTL। ऑप्शन अवेलेबल टू कंपनी क्या है। अगर वो कहते हैं ना ऑप्शन अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, तो फिर हम कहते हैं कि भाई 3/4 अक्सरियत ले आओ। जी बिल्कुल, अगेन फिर तो खींचना था। अब देखते हैं इनको क्या दुख लगा। Examinees were not able to identify the condition that notwithstanding anything contained in article or agreement between the company chief executive may be removed before expiration of his term of office। कह रहे हैं अक्सर बच्चों को पता ही नहीं लगा कि वो अपने ऑफिस टेन्योर पूरा होने से पहले निकाला जा सकता है। मुझे लग रहा है कि बच्चों ने जज्बाती होकर कहा होगा कि उसकी टर्म पूरी होगी तो उसके बाद वो खुद ही चला जाएगा। उन्हें नहीं बताया होगा, मतलब या उन्हें लगा होगा कि टर्म पूरा होने से पहले कैसे निकाल सकते हैं, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा एग्जामिनीज को नहीं पता था कि जो मर्जी भी लिखा हुआ हो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है एक्सपायर होने से पहले टर्म। तो शायद बच्चों ने एक बहुत ही भयानक गलती की है जिस पे उन्होंने मार्किंग स्कीम 2 नंबर फॉर अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है एक्सप्लेनिंग द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर रिमूवल ऑफ CEO बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इज इक्वल टू 2 मार्क्स। ठीक है, बड़ा इन्होंने हमें ना तहकीक करके बता दिया। अकाउंटिंग में बहुत काम आती है मार्किंग स्कीम, आपको पता लग जाता है कि इन स्टेप्स के कितने नंबर हैं। और उधर अक्सर बच्चे फिर हैरान होकर कहते हैं कि टोटल करने के नंबर ही नहीं दिए हुए, तो फिर टीचर उन्हें बताते हैं कि मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि टोटल करने के नंबर नहीं होता है। बच्चे खाम खा अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं टोटल करते हुए, टोटल के नंबर नहीं होते। अब अगेन आपके FR में पता नहीं क्या होता हो, कॉस्ट में टोटल करने के नंबर नहीं होते, कभी भी नहीं होते। हाँ, अब टोटल के ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 पॉइंट्स, उसके आगे चीज़ें लिखी हुई हैं।
उसका ग्रैंड टोटल करेंगे, फिर वो कहेंगे मार्कअप 33% है और फिर आप बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी। आप टोटल पे 33% लगाते हैं तो टोटल इसलिए करते हैं कि आपने 33% लगाना है। अब सोचें अगर आपकी मटेरियल की अमाउंट गलत है तो टोटल भी गलत है, और टोटल पे लगने वाला जो 33% है वो भी गलत है, तो आई कैप बार बार नंबर काटेगा? नहीं, आई कैप सिर्फ मटेरियल के नंबर काटेगा। इसका मतलब आई कैप इज नॉट कंसर्न विद कि आपने अमाउंट कौन सी उठाई है, उसने ये देखना है कि आपने 33% मार्कअप का फार्मूला सही लगाया या नहीं लगाया, वो उसके आपको नंबर दे देगा। तो टोटल करने के एक्सप्रेसली नंबर नहीं होते, लेकिन वो टोटल चूंकि आपको जगह जगह काम आ रहा होता है तो इसलिए आप ऐसा कर रहे होते हैं। खैर अगेन गलत सब्जेक्ट में गलत बात कर रहे हैं। एफआर में क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं उसका मेरा कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वो आप एफआर के टीचर से पूछेंगे, वहाँ टोटल करने के नंबर होते हैं नहीं होते, लेकिन कॉस्ट में नहीं होता है। स्प्रिंग 21-10A 31 दिसंबर 2020 को अली वॉज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्ल लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। कंपनी का पता लगना ज़रूरी है कि कंपनी कौन सी, अंडरलाइन कर लिया करें पेपर में। इन मार्च 2021 ही इन्फॉर्म द बोर्ड ऑन द 15 Feb 2021 हिज स्पाउस वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ ब्रोकरेज हाउस। कब अपॉइंट हुआ है भला? 31 दिसंबर को। मार्च 2021 में उसने बताया है कि 15 फरवरी को उसकी बीवी एक ब्रोकरेज हाउस में डायरेक्टर के तौर पे आ गई। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अली स्पाउस ऑन हिज पोजीशन एंड ऑन पीएल। इनएलिजिबल हो जाएगा अगर दरमियान में अचानक से, क्योंकि वो अपॉइंट पहले हुआ था, बाद में ये स्पाउस बनी, तो जैसे ही स्पाउस कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस में डायरेक्टर बनेगी वैसे ही इसकी ये इनएलिजिबिलिटी हो जाएगी, निकाल दिया जाएगा। अब कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कंपनी की पोजीशन वेकेंट हो गई, जब वेकेंट हो गई तो कंपनी को कैजुअल वैकेंसी 14 दिनों में फिल करनी होगी। और कोई साइंस तो नहीं नज़र आ रही इसमें? हाँ, तो दोनों बताए ना उन्होंने, कहा उसकी पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने कहा उड़ जाएगा, फारिग हो जाएगा, इनएलिजिबल हो गया। और पीएल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पीएल की जगह खाली हो जाएगी, सीट खाली हो जाएगी, पीएल को नया बंदा लेके आना पड़ेगा। एग्जामिनर कमेंट, examinees did not realize that Ali ceased to hold office as chief executive after becoming ineligible। बच्चे नहीं बता सके कि अली उसी दिन फारिग हो जाएगा। Many examinees incorrectly comprehend that Ali will have to be removed from his position at discretion of PL shareholder। उन्होंने कहा, बहुत सारे बच्चों ने कहा अली को निकालने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, जो कि गलत है। ये इनएलिजिबिलिटी से खुद ब खुद आप इप्सो फैक्टो फारिग हो जाते हैं। इप्सो फैक्टो क्या होता है? बाय द फैक्ट इटसेल्फ, इस वजह से। एग्जामिनी डिड नॉट कवर द एक्शन नीडेड फ्रॉम पीएल साइड। उन्होंने कहा एग्जामिनी ने ये पीएल वाली बात ही नहीं वो की, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड। उन्होंने कहा बच्चों ने नए चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट तो सोची ही नहीं, हमने ये पूछा था कि पीएल पे क्या इम्पैक्ट होगा, और एंड पे मुंह चढ़ाते हुए उन्होंने मार्किंग स्कीम में कहा कि 2 नंबर का अली पे इम्पैक्ट और 2 नंबर का पीएल पे इम्पैक्ट। अब जो अली के कॉन्टेक्स्ट में सारा जवाब दे गया होगा और उसने इग्नोर किया होगा कि बाद में पीएल भी तो लिखा हुआ है, उसके 2 नंबर, यानी कि यहाँ 2 नंबर अली का पोजीशन और 2 नंबर पीएल। तो इसका मतलब है कि आई कैप में जब भी एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपने खुद ही से किसी को कम या ज़्यादा नहीं सोच लेना, जो दोनों के बारे में आता है आपने लिख देना है, पता नहीं वो किस मूड में बैठे हैं। क्या चीज़? किसको? उनको? हमें? तो आपने अलग अलग सोचने नहीं ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, सोच को हमेशा शिकस्त दे देनी है ज़्यादा लिख के। पता है 3 घंटे तक बंदा यही सोचता रहे कि अली पे ज़्यादा पॉइंट लिखने थे या उसकी पोजीशन या पीएल पे ज़्यादा पॉइंट लिखने थे। आप अली पे भी ज़्यादा लिख दें और पीएल पे भी ज़्यादा लिख दें। कम लिख के मत पछताएं, ज़्यादा लिख के पछताएं। ये सोचें कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ये टाइम वेस्ट मेरे सेफ है। तो इसलिए अगर एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपको जितना भी रेलिवेंट लग रहा है और जहाँ डाउट भी लग रहा है वो भी लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अपने आप को सेफ रख के चलना है। बिला वजह के छोटे छोटे से नंबर मिस होते हैं। ये 22% रिजल्ट का मतलब है 78% बच्चे फेल हो गए हैं, मतलब 3/4 बच्चे भी पास नहीं हुए। वो पेपर जो कि अपेरेंटली देखने में काफ़ी ज़्यादा रट्टा नज़र आ रहा होता है, इसका मतलब है कि वो हर सवाल के 1-1, 2-2 आसान नंबर इग्नोर करते जा रहे होंगे। तो जिनको सही भी आता होगा उनके लिए फेल होना बड़ा आसान है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में तो कहानी
आपको अच्छा पेपर आता है का पता है क्या मतलब होता है? आपको 80% से 90% पेपर आता है। 10% से 15-20% पेपर ऐसा होता है जो समझ ही नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है, बड़े बड़े से सिनेरियोज हैं, उसको देख के कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्या है। तो एक अच्छा पेपर वो होता है जिसका आपको 80-90% आता है। अच्छा, फिर आप अटैम्प्ट करते हैं, कुछ सवाल 100% अच्छे अटैम्प्ट होते हैं, कुछ हल्के अटैम्प्ट होते हैं, कुछ दरमियाने अटैम्प्ट होते हैं। अगर एक बच्चा का मैंने बड़ा तूफानी अटैम्प्ट किया है तो इसका मतलब क्या होगा? 70-75%। मैं कह देता हूँ उसने 70 से 80% अटैम्प्ट किया। 80% का 70%। आपको 80% पेपर आता था और आपने जो अटैम्प्ट किया वो 70% अच्छा अटैम्प्ट किया। तो अगर मैं 80% का 70% लेने की कोशिश करूं तो आपकी अटैम्प्ट है 56। ये ऐसे ही जैसे पाकिस्तान पहले खेले और 110 पे आउट हो जाए और आगे ऑस्ट्रेलिया की बारी हो, वनडे मैच हो, और कहीं मैंने तो अपना बेस्ट परफॉर्म किया था, अल्लाह करे मुझे आउट ना करें या अल्लाह करे वो जीत ना जाए। अगर आपने दिया ही 56% है तो एक आध जगह जहाँ आपको लगता था मुझे 80% आता और आपको 80 नहीं, आपको 70% आता था, 10 नंबर तो आपको समझ ही गलत आए थे, तो आप तो फारे हैं। तो हमने क्या करना है? हमने ये परसेंटेज भी बढ़ानी है, हमने ये परसेंटेज भी बढ़ानी है। ये कैसे बढ़ेगी? अच्छी कोर्स कवरेज से। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, सारा सिलेबस करना है, ताकि ये 80 नहीं आप कहें मुझे 90-95% पेपर पता लग रहा है कि कहाँ से आया है। दूसरा, इसको बढ़ाना है, हर सवाल के वो जो छोटे थोड़े से नंबर मिस हो रहे हैं उनको बचाना है। आते हुए सवाल पे नंबर मिस होता है ना, फिर दुख होता है, और आई के बताता भी नहीं कि उसने नंबर काटे हैं, लेकिन वो बताता है एग्जामिनर कमेंट में, और पेपरों के बाद कौन पढ़ता है कि मेरा नंबर क्यों कटे? ज़रूर पढ़ना चाहिए, ख़ासतौर पे जो रिपीटर होते हैं उनको अपने पेपर के एग्जामिनर कमेंट लाजमी पढ़ने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसके लिए ये वाली किताब खरीदनी बड़ी ज़रूरी है जिसमें ये सारे एग्जामिनर कमेंट और सारी मार्किंग स्कीम एक जगह इकट्ठी करके जो है ना वो कम पैसों में अवेलेबल की गई है। ऑल क्लियर? कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो तमाम लोग जो ये मानते हैं कि स्प्रिंग 22 बहुत ही कोई टेक्निकल पेपर था जिसकी वजह से इसमें 22% रिजल्ट आया है, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही सवाल बड़े टेक्निकल हों। एक बड़े हैवी पेपर में भी आपके पास मार्जिन होते हैं। स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सब्सीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। सब्सीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट और रिमूवल के ऊपर आपने रोशनी डालनी है। सीधे सीधे नंबर पता नहीं इसके कहाँ चले गए। आपके पास किताब के एंड पे ये वाला सवाल आ रहा होगा, ए 4 नंबर का सवाल था, और इस सवाल में जब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट और रिमूवल में टूट गया है, दुआ किया करें ज़्यादा पार्ट्स हों या ज़्यादा बातें हों सवाल में, फिर वो टूट जाता है, तो आपको फ़ायदा हो जाता है। आप हर एरिया में जाके रेलेवेंट नंबर ले लेते हैं। अगर वो इकट्ठे 4 नंबर हों तो फिर 3 नंबर वो खुशी से दे देते हैं। जब छोटे छोटे से टूट के है तो फिर आपके पास मार्क्स, तो 4 नंबर का मतलब अपॉइंटमेंट और रिमूवल, तो अपॉइंटमेंट के ऊपर शायद 1 नंबर रखा हुआ और रिमूवल के ऊपर शायद 3 नंबर रखे हुए हों। लेकिन अगेन हमने ये सोच के अपॉइंटमेंट में एक लाइन जो हमें आती है और ना लिखें, ऐसा नहीं करना है। जो हमें अपॉइंटमेंट का पता है वो लिख देना है, जो हमें रिमूवल का पता है वो लिख देना है। इसका हमारे पास एग्जामिनर कमेंट मौजूद नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, शायद अब तक आ गया हो, प्रिंटिंग के वक्त नहीं आया था। लें जी, फिर चलें अगले इशू की तरफ। चैप्टर नंबर 3। आज तो कैपलेस है हमारे पास टाइम, आज ऊपर कुछ वो ही नहीं ना, लिमिटेशन ही नहीं है। आज तो बस बहते जाएं, 2.5 घंटे 3 घंटे। चाय मंगवा लेते हैं ताकि आप मुझे बर्दाश्त कर सकें। जो चाय नहीं पीता वो गंदा बच्चा है, फिर हम उसके लिए बोतल नहीं मंगवाएंगे। तो आपको चाय अच्छी लगी या ना लगे, आपको जो है ना जी। ओ चले, मैं अपने जज्बात को रिवर्स कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, असल में वो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ना आगे। कॉल आई है, अल्लाह खैर करे। मैं ज़रा सारे माइक बंद कर दूँ।
और वेबिनार प्लान्ड है और टीम में कोई है नहीं, जवाद साहब का वेबिनार अलग है। कॉलेज बहुत खुला पैसा कॉलेज के पास। वो एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कुछ टाइम पे जवाद साहब की क्लास, कुछ टाइम पे मेरी, और कोई क्लैश नहीं, लेकिन मुझे अलग कॉलेज ने वेबिनार का लाइसेंस दिया, उनको अलग दिया। खुला पैसा है, करोड़पति अरबपति लोग हैं ये, इनको टेंशन ही कोई नहीं। वो हम जैसे गरीब ऑनलाइन बिजनेसेस सोचते हैं कि अच्छा एक लाइसेंस पे जो है ना वो क्या क्या जुगाड़ निकाली जा सकती है। एक तो वो गो टू वेबिनार का मुझे एंड पे वो नोटिफिकेशन आया था, पता नहीं हमने उसमें कोई 200 वेबिनार किए थे एक महीने में। तो उन्होंने पूछा था कि आप लोगों की कंपनी क्या करती है, मतलब आप इतने ज़्यादा सेमिनार्स क्यों करते हैं, कि एक महीने में 200 वेबिनार कर डाले आपने। उन्हें पता हमने तो डेली की क्लास, ये टूल क्लासें पढ़ाने के लिए नहीं था, ये वेबिनार होता है कि आपने मतलब पूरी दुनिया से खिताब करना है या इस तरह से करके, और अलग अलग जगह से आपके यूज़र्स आपको सुन रहे हो। तो हम लोगों ने इधर इसको क्लासों के लिए वो किया हुआ है, क्योंकि जो क्लासों वाले हैं वो इंसानियत से भरपूर क्लासें, 50, 30, 40, ये जूम, गो टू मीटिंग। तो गो टू वेबिनार होता है पब्लिक से खिताब करने के लिए, 500 बच्चा, 1000 बच्चा, हमें वो सूट करता है। तो हमने जो है ना वो मतलब वो हैरान थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक कंपनी पाकिस्तान की वेबिनार का लाइसेंस लेती है और 200 वेबिनार करा देती है एक महीने में, जितना पूरे साल में नहीं कराते लोग। तो ये लाइसेंस को इतना ज़ोर से पूरा कर रहे हैं। मैंने कोविड में ना अंग्रेज़ों को बड़ा बेवकूफ़ बना के ना उनको मैंने कहा था गरीब मुल्क हमेशा अमीर मुल्कों की तरफ देखते हैं। इस वक्त हमारे कोविड के मसले हैं, मुल्क जो है ना वो इकनॉमिक बुहरान से गुजर रहा है। तो ऐसे में जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनके जो डेवलप प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसी वक्त में तो काम आते हैं। तो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इस वक्त में गरीब मुल्कों की तरफ देखें, और आपको अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ रही तो आप ऐसे में सपोर्ट करें कम्युनिटी को। एंड वे का पाई 10 फ्री लाइसेंस दे दे, पाई नहीं तो फिर उन्होंने एक फ्री लाइसेंस दिया था कुछ अर्से के लिए, और फिर मुझे एक लाइसेंस ऐसा है जिस पे 50% था हयात। उन्होंने कहा जब तक आप इसकी वो ख़त्म नहीं करेंगे ना, इसके जो रजिस्ट्रेशन, तब तक आपको 50% उस वक्त की अमाउंट। बाद में उन्होंने उसका रेट बढ़ा दिया, लेकिन मेरा पुराना रेट चल रहा है उसका भी 50%। तो एक लाइसेंस है जो कि $250 पर मंथ का है, मुझे $59 पर मंथ पे पड़ रहा है। उस वक्त अंग्रेज़ों को इमोशनल कर करके ईमेल लिख के हम गरीब मुल्क हैं, देखें आप सोचें तो सही, हम मतलब आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे से तो अंग्रेज़ जो है ना बेचारे एथिकल लोग होते हैं। तो वो उस टाइम पे ना कोविड वाले टाइम पे उन्होंने काफ़ी सुनी है। जूम ने फ्री कर दिया था, सब कुछ फ्री कर दिया था। हाँ मतलब उस वक्त 40 मिनट का एक वो होता थी, लिमिटेशन होती थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो लिमिटेशन ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कहा था कोविड वाले जितना भी टाइम है उसमें जूम इज़ फ्री टोटल, जब तक कोविड चल रहा है। तो अच्छे लोग इस तरह से भी करते हैं। एक और इदारा भी था जिसने 1-1.5 महीने के लिए फ्री कर दिया था सारा सेटअप। उन्होंने कहा जी इस वक्त कोविड है, बच्चे ना फीस जमा करा सकते हैं ना पढ़ पा रहे हैं, जाओ जो पढ़ना पढ़ो। और महीने 1.5 में बच्चों ने पूरे सिलेबस, हमें याद है हमने जो डेडलाइन रखी थी उस पर रात हमें 11:30 बजे मैसेज आ रहे थे कि क्या आप 6 घंटे अपना इरादा वो कर सकते हैं। हमने कहा क्यों, क्या सिलेबस ख़त्म होने में बस 5-6 घंटे के लेक्चर रह गए। 1.5 महीने में बच्चों ने कोई मतलब शिफ्टें लगाई थी। अच्छा जी 5 बजे आज एक लाइव सेशन है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँ ना करूँ, नहीं करता, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग का दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये टीवी वाईफाई से, इसमें वाईफाई है, ये कौन सा नेटवर्क से कनेक्टेड है? ये जो है ना डिवाइस, इसको इसमें लगा लें, डायरेक्ट कनेक्शन आ जाएंगे, एक ही वाईफाई पे दोनों हो जाएंगे। यही मैं चाह रहा हूँ, यही मैं इनसे पूछ रहा हूँ। इसमें इंटरनेट उतार देते हैं अपना और ये वाला डिवाइस लगा देते हैं। लेकिन ये डिवाइस पावर के लिए लग रही है। नहीं सर वो अटैच हो जाएगी। उसके लिए फिर उधर का वो कुछ चाहिए होगा ना? सर नहीं यूएसबी में लगाना है। नहीं यूएसबी से ये से रीड कर लेगा डिवाइस को? श्योर, ठीक है चलें देखें, लगाएं, करते हैं तजर्बा। ऐसा हो जाए तो मैं अपनी स्क्रीन कास्ट कर दूंगा ना फिर इस पर। हाँ बड़ी स्क्रीन, लेकिन खैर असल में वो कास्टिंग कर रहा होगा खाली। और ये मैंने डिवाइस का पैकेज कराया ही इस क्लास के लिए था, तो उड़ा दे सारा।
या हम दोनों कॉलेज के नेट पे हो जाते हैं। है राउटर, बस ठीक है। फिर जिस नेट पे आप कनेक्ट हो मुझे भी वही नेट बताएं। सर अभी तक जोंग ठीक चला है आपके पास? जोंग सही चला है। जोंग नहीं है। इसकी पिन याद है आपको? ये देखनी पड़ेगी। 5773 आगे जाके आता है 13 कुछ इस तरह से। तो आपके उसमें से आ जाएगा, लैपटॉप में से आ हाँ नहीं वो उस पर लिखा हुआ भी है, ढक्कन पे लिखा हुआ है पीछे, वो 4 डिजिट और 4 डिजिट। और मैं मीनवाइल इसकी सेटिंग में जाता हूँ। ये आपने भेजा है? जी जी आतिफादी लिखा आ रहा है भाई ने शरारत। रिमोट से होगा? रिमोट से होगा। बेचारा थोड़ा ब्लर है, इसकी वो चेंज करता हूँ मैं। नहीं मैं इसे कम करता हूँ ना, ये बेचारा पढ़ नहीं पा रहा मुझे। नहीं वैराइटियाँ तो वैराइटी हैं ना। चल खैर है, इसको उसी सेटिंग पे लेके आते हैं। मैं इसका वो चेंज कर देता हूँ कुछ। इस वक्त क्या कितना तो नहीं ब्लर करना चाहिए इसे। नहीं मैंने कहा शायद साइज शूट होने से उसके पिक्सल उसे पिक कर लें। एक मिनट भी देखते हैं ये कैसा नज़र आ रहा है। गुजारा तो कर ही लेगा, कैमरे में पड़ा जा रहा है। नहीं अभी वो बंद किया ना वेबिनार, उधर फिर कोई और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन उसकी सिंकिंग अच्छी नहीं होती। इसकी पावर पॉइंट की अपनी एक बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है। चलेंगे तो हम वैसे ही बंद करने लगे थे ये वाला, अब डायरेक्टर्स को ओपन करते हैं। लेकिन इसे इतना हल्का नहीं उठाना चाहिए। कितने इंच है? 75 इंच है। मेरा 55 इंच वाला रूम वाला तो अच्छा उठा लेता है, ये ज़रा ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ तक तो सही है, यहाँ पे आके ठीक है, डन करते हैं। कीबोर्ड भी तो एक तो मेरा आउट हुआ है। चलें इसी के टूल को यूज़, मैं क्या इसी के टूल को यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा टूल नहीं होता, आवाज़ और उसको आगे पीछे कर देता है ये।
हो सकता है वो वैसे ही कहें कि आपने सस्ता कनेक्शन लिया हुआ ऑफिस का। रिकॉर्ड की ऑप्शन गायब की हुई है, पैसे देंगे नहीं। है हमारे पास इस वक्त वो जूम स्टॉल, तो फिर कस्टमेटिक भी हो सकता है। खैर है, आने देते हैं। इसमें तो है, इसमें नहीं है। ये मैं दूसरी डिवाइस लेके आया हूँ, वो वाली डिवाइस निकाल लें। डायरेक्टर्स, रट्टे वाले सवाल भी, लॉजिकल सवाल भी, हर तरह के सवाल। 2014 से पीछे मीटिंग और डायरेक्टर्स का मिला के बहुत मेन एरिया हुआ करता था। उस वक्त कमती लो जो अकेला होता था उसका तकरीबन 50 नंबर का एरिया मीटिंग, डायरेक्टर और एक आध और टॉपिक का हुआ करता था। फिर नई स्कीम आई, आपने नोट किया होगा कि मीटिंग के सवाल 2014 तक चलते जाते हैं बहुत सारे। फिर अचानक से हर अटैम्प्ट में बहुत ही छोटा सा एक आध सा सवाल आता है और 5-6 अटैम्प्ट में ऐसे तेज़ी से गुजर जाते हैं और फिर दोबारा से अब ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे अब फिर से। तो डायरेक्टर का भी मामला है कि इसके सवाल बहुत ज़्यादा हैं, फिर बीच में ये थोड़ा कम ज़रूरी हो गया था चैप्टर और अब ये दोबारा से ज़रूरी हुआ है। डायरेक्टर्स की तरफ आते हैं। At the annual general meeting of Rehbar Refineries Limited, certain shareholders have raised objections on matter related to use of company's funds. In opinion of those shareholders, the director have exceeded the authority vested upon them by Companies Act. Identify those powers of directors which the shareholders of RRL may be referring to. बताएं डायरेक्टर्स की क्या पावर्स हैं जिनका तस्करा कर रहे हैं शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स की पावर्स की एक लिस्ट। मेंबर्स कह रहे हैं डायरेक्टर्स ने अपनी पावर से तजावुज़ किया है। तो ये कौन सी पावर्स हैं जो कंपनी लॉ ने बताई हैं? तो बेसिकली टाइप 1 सवाल, हैवी सवाल, पावर ऑफ डायरेक्टर्स, जुल्म। जी हाँ, असल में यही मैंने कहा था कि आप याद करने भी बैठे तो आप तकलीफ में रहेंगे। इतना पढ़ लें कि पेपर में सवाल आ जाए तो 4-5 लाइनें आप खुद से लिख सकें। इतना तो लिख देंगे ना कि इन्वेस्टमेंट अप्रूव करने की पावर, वो फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली पावर, बैड डेट अप्रूव करने की पावर, लोन अप्रूव करने की पावर। तो जी ठीक है। एक भाई ने कहा कि हम यहाँ एक्सेप्शन वाली पावर लिख के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स ने अपनी पावर से तजावुज़ किया है। तो डायरेक्टर्स अपनी पावर से तजावुज़ कब करेंगे? जब वो काम करेंगे जो मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। तो हम वो जो 2-3 पावर्स हैं जो डायरेक्टर्स बगैर मेंबर्स की अप्रूवल के नहीं कर सकते, वहाँ से भी इसका जवाब दे सकते हैं। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर कंपनी लॉ ने कोई पावर मेंबर्स को दी है तो वो, और एग्जामिनर की ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है एग्जामिनर चाहता हो कि आप बताएं कि कौन सी पावर्स हैं जिसका जिक्र हो रहा है जिसमें डायरेक्टर ने तजावुज़ कर लिया। तो पावर्स की वो लिस्ट भी दे सकते हैं, पावर्स की एक्सेप्शन भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि सवाल के साथ कितना इंसाफ करने के मूड में। सॉल्यूशन देने वाले भाई ने क्या सॉल्यूशन दिया? सॉल्यूशन देने वाले भाई, अगेन वो ऑफिशियल बात तो नहीं है, लेकिन ज़रा हल्का सा देखते हैं कि उन्होंने क्या इस पे पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स पेश हुई है। द कंप्लीट पावर ऑफ डायरेक्टर्स पेश हुई है। तो वही बात है कि वो मतलब एग्जामिनर रट्टे के मूड में बैठा हुआ था। तो आप 5 नंबर के लिए पावर ऑफ डायरेक्टर वाला नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा आइडेंटिफाई करें, यानी कि बस लिस्ट दे दें। तो जब वो लिस्ट दे दे कहते हैं तो ज़्यादातर वो 2 पॉइंट्स को एक नंबर काउंट कर रहे होता है। तो ये एक बदतमीज़ सा रट्टा उन्होंने पूछा। स्प्रिंग 10 वाला एग्जामिनर बड़ा जालिम था।
मैं नहीं बन सकता, जब तक टीचर हूँ तब तक नहीं बन सकता। टीचर और उसके बाद टीचिंग में गैप, फिर 1 साल का गैप, कुछ सब्जेक्ट में 2 साल का, कुछ सब्जेक्ट में 1 साल का। ले जी, मिस्टर असलम, शेयर होल्डर हैं एबीसी लिमिटेड के, इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हेल्ड लास्ट वीक इन एजीएम. He intend to file a petition in the court but is apprehensive that a delay in getting a decision from the court would cause financial loss to the company. Explain the provision prescribed in this relating to filing of such application in the court. And अगला वाला जो पार्ट है वो हमारे से ताल्लुक़ नहीं होगा उसका। तो एक साहब हैं जिनको परेशानी है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ और अब वो चाहते हैं कि उसके खिलाफ पिटीशन दायर करें। उन्हें ये भी डर है कि उसमें डिले से नुकसान न हो जाए, तो अब आप उन्हें बताएं कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। तो हमारा वही मशहूर ज़माना डायलॉग 10%, 30 दिन अदालत, ये चीज़ हमारे सिलेबस में 3 जगह पे और हमारी जगह बड़े फ़ख्र से ये तीनों शर्तें बता के सवाब दारें हासिल करते हैं। देन डिले वाली बात असल में उस ज़माने में जो कुछ और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्रोविजंस होती थी, ये कहते हैं कि अगर आपको ये डाउट हो कि डिले से गड़बड़ होगी, मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, जैसे वाइंडिंग अप होता है, जब हमें लग रहा होता है कि गड़बड़ होगी तो हम फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं और वो प्रोविजनल मैनेजर बैठा देते हैं। इसी तरह की प्रोविज़न कंपनी लॉ में वो हुआ करती थी कि आपको अगर डाउट है तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को बुला लेते थे, वो कंपनी को चलाता था जब तक तहकीकात जारी होती थी। तो वो अब वो वाली चीज़ उस तरह से नहीं है और इसीलिए वो फिर पार्ट यहाँ से हटा दी है जिसके बारे में उन्होंने पूछा था। क्या चीज़? एंड लिख के, यहाँ ये एंड ख़त्म होना चाहिए था, ये जो है ना ये गलत है। XYZ Limited listed company has decided to hold an extraordinary general meeting on April 30, 2010 for election of directors. Company has not yet determined the number of directors to be elected. Explain the relevant rule for fixing the number of directors to be elected under Companies Act. 5 नंबर का सवाल, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की फिक्सिंग से रिलेटेड आपने बात बतानी है। मीटिंग से 35 दिन पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स होने चाहिए। मीटिंग से 21 दिन पहले आप वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की नंबरिंग मेंबर्स को नोटिस में भेजते हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन इतने सीटों पे होगा। और देन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नंबरिंग वंस फिक्स, आप उसको डायरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं जनरल मीटिंग। तो 5 नंबर के लिए नंबर ऑफ सीट से रिलेटेड जो कुछ भी है हमारे पास वो हम लोगों ने बता दिया। वो भी अपनी मीटिंग में सादा तरीके से, जब तक लॉ हमें स्पेशल रेजोल्यूशन खुद से नहीं बोलता हम अजम्पशन नहीं लेते, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। उस ज़माने के सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले भाई ने 2 लाइनों का सोल्यूशन प्रोवाइड किया। डायरेक्टर 35 दिन पहले नंबरिंग फिक्स कर देंगे, टू द पॉइंट। उसने कहा जी बस आई के आपने जो पूछा हमने बता दिया, अब तंग ना करो हमें, ठीक है। ये हमारे मसले हैं कि हमने फैलाना है, तो इसलिए कभी भी ना सोल्यूशन से अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना हमने। मैच क्योंकि काम की बात उतनी है, उसके अलावा तो खींचना ही है। एक्सप्लेन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2017 अंडर विच अ पर्सन मे रिक्वायर अ लिस्टेड कंपनी टू होल्ड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर प्रायर टू द एंड ऑफ टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उन्होंने कहा वो शर्तें बताएं कंपनी लॉ की जहां लिस्टेड कंपनी में एक शख्स इलेक्शन आने से पहले ही इलेक्शन करवाने के बारे में बात कर ले, सब्सटेंशियल एक्वायरर। तो यानी कि इन्होंने वर्ड का जिक्र किए बगैर लिस्टेड कंपनी का रेफरेंस देके हमें थोड़ा सा इशारा देने की कोशिश की है। तो टेक्निकली जो सब्सटेंशियल एक्वायरर है, सब्सटेंशियल एक्वायरर इलेक्शन से पहले मिड टर्म इलेक्शन करवा सकता है कंपनी को रिक्वेस्ट करके कि मेरे पास आ गई है वो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग जिसके बाद मैं भी डायरेक्टर बनने के एलिजिबल हूँ, तो या तो मुझे एकोमोडेट किया जाए, और अगर नहीं करती कंपनी एकोमोडेट तो फिर वो नोटिस दे देता है कि चलो जी अब तुम लोगों का इलेक्शन फारेग है। तो ये सब्सटेंशियल एक्वायरर वाली बातें यहाँ 7 नंबर के लिए लिखनी है। पुराने ज़माने में नंबर ज़्यादा होते थे, लिखना कम होता था। उस ज़माने में आई कैप कहता था बच्चा टू द पॉइंट लिखे, काम की बात लिखे, बस सही है। फिर आई कैप आहिस्ता आहिस्ता बेरहम होता चला गया। पहले पेपर भी बड़ा होता था ना, इसमें इस ज़माने में ना पेपर में होते थे 252 सेक्शंस और अब आपकी किताब में 70 सेक्शंस है मुश्किल से। तो वो मेरा था कि जब रीस्टोर होगा तो कम से कम उतना रीस्टोर होगा, उतना भी नहीं हुआ।
अच्छा, वो उस वक्त भी इसी तरह से जैसे कि F7 है ना, वो उसी तरह से मॉड्यूल डी का तकरीबन सेकंड लास्ट पेपर होता था। तो इन्होंने उस पेपर को इसकी अपने असल उस पर वापस ही नहीं लेके आए, जो इसकी असल हक था वो नहीं अदा किया। In view of provision of Companies Act, explain the condition which are required to be complied with. Company wishes to grant loan to director. लोन टू डायरेक्टर का पूरा सेक्शन 5 नंबर के लिए पूछ लिया आपने लिखा। आप अगर नोट करें तो डायरेक्टर में हमें मुसलसल रट्टे वाले सवाल मिल रहे हैं। अभी तक लॉजिकल सवाल हमें को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए, हमें रट्टे वाले सवालों की भरमार अच्छी खासी नज़र आ रही है। Explain whether or not following statement are in accordance with provision of Companies Act. A company may change the number of directors to be elected at least 21 days before the date of general meeting at which election is to be held. बताइए जुमला सही है या नहीं है। 4 नंबर टाइप 3 बनाएंगे, हम कहेंगे कानून ये कहता है कि मीटिंग से 35 दिन पहले आप ऐसा कर सकते हैं, सिचुएशन ये कह रही है कि किस दिन पहले कर सकते हैं। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोला है इन्होंने, गलत बात की है, हम इससे शदीद इख्तलाफ रखते हैं। तो ये 4 नंबर पूरे करने के लिए जो है और बकवास के लिए कोई अच्छा साफ सुथरा सा वर्ड हम चूज कर लेंगे। एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बंदा अपनी सीट दूसरे डायरेक्टर को किसी सूरत नहीं दे सकता। दे सकता है अगर वो मुल्क से बाहर चला जाए 90 दिन से ज़्यादा के लिए अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहा है तो देन बाकी डायरेक्टर्स की अप्रूवल से वो अपनी सीट किसी और को देके जा सकता है। Explain whether or not following statement are in accordance with provision of Companies Act. Director remuneration for performance of extra services including the holding of office of chairman or attending the board meeting is decided by chief executive. कितना आसान होता था एग्जामिनर के लिए सवाल बनाना। वो किताब में से एक जुमला पकड़ता था, एक आध लफ्ज़ उसका चेंज करता था और कहता था एक्सप्लेन वेदर और नॉट ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो पुराना एग्जामिनर ना हमें मुसलसल इसी तरह का नज़र आ रहा है। तो वो कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है डायरेक्टर की रेमुनरेशन की कितनी सर्विस एक्स्ट्रा सर्विस। तो आप कहेंगे नहीं भाई, रेमुनरेशन का सेक्शन ये कहता है कि डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग आर्टिकल्स के मुताबिक रेमुनरेशन तय करेंगे और फिर उस स्लैब से आप नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो इन्होंने बात की है हम इससे इत्तफाक नहीं करते। Briefly explain the exception to the following provision as specified in the Companies Act. No person shall be appointed as a director of company if he is not a member. कोई भी शख्स अगर मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। हम कहेंगे 4 इसकी एक्सेप्शंस हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव इसमें हो सकता है, फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर हो सकता है, उनका नॉमिनी गवर्नमेंट का और उसका आर्टिफिशियल पर्सन का नॉमिनी। ठीक, तो ये 4 तरह के केसेस में एक्सेप्शन है। आप देख रहे हैं रट्टे वाले सवाल, ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि ऑटम 14 से आगे जो है ना मिजाज आपको चेंज नज़र आएगा, क्योंकि उस वक्त इसका स्कोप थोड़ा सा चेंज हो गया था। एक एक अटैम्प में 2 दफ़ा सवाल भी है। असल में वो बहुत पसंद होता था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एरिया 55 नंबर का होता था। मीटिंग डायरेक्टर, अकाउंट्स और ऑडिट वगैरह ये कुछ चीज़ें जुड़ती थी और 55 नंबर का पेपर होता था। तो मीटिंग और डायरेक्टर उनका हमेशा से हॉट फेवरेट एरिया रहा है। ये बीच में कुछ साल ख़राब रहा है जब आई के अपने ना सिलेबस बहुत ही अजीब सा कर दिया था। 10 नंबर का मीटिंग डायरेक्टर मिला के फिर एक पोर्शन होता है 10 नंबर का ऑडिटर 3 सफ़े का। तो जब भी आई के इस तरह की हरकत करता है बच्चे समझ जाते हैं कि उन्हें तैयार क्या करना है। तो फिर जब 10 नंबर का मीटिंग डायरेक्टर बड़े अरसे रहा तो बच्चों ने मीटिंग डायरेक्टर चैप्टर छोड़ने शुरू कर दिया। 90 नंबर का पेपर तैयार करके जाते थे। फिर आई के अपने अब इसको दोबारा से इसकी इज्जत वापस लौटाने के लिए 25 से 30 नंबर का जो पोर्शन है वो मीटिंग डायरेक्टर और अदर ऑफिसर का है। अदर ऑफिसर भी तकरीबन डायरेक्टर ही है। तो मीटिंग और डायरेक्टर अब किताब का सबसे मेजर पोर्शन है। जी सीए क्या? हाँ, अदर ऑफिसर में तो ये पहले पुराने ज़माने में डायरेक्टर के चैप्टर का एक यूनिट होता था। चैप्टर का नाम होता था डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर। अब आई के अपने जब तोड़ा तो उन्होंने कहा चैप्टर तो बढ़ाने हैं। जो डिविडेंड का आपका चैप्टर है, जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है और जो चैप्टर 10 है, ये पहले एक चैप्टर होता था। तो पुराने लोगों ने ना ये जो बिजनेस लॉ दिया है बड़ा जालिम पेपर दिया है। एमई नहीं, आई के आपका सबसे वर्स्ट रिजल्ट वाला पेपर रहा वो। लेकिन आई के अपने उसमें से तोड़ के वो कंपनी लॉ जो बच्चे अकेले तैयार कर लेते थे
उसी को सबसे गंदा रिजल्ट देके साबित कर दिया है कि हम बादशाह हैं जंगल के, हम जब मर्जी जिस मर्जी सब्जेक्ट पे जितना मर्जी आतंक ले आएँ। What is the required quorum for a board meeting of a listed company and who would be responsible if meeting is held without the quorum? कोरम क्या होगा लिस्टेड कंपनी का आपको पता है, वो 1/3 और 4 वाली जो तादाद है वो कोरम होगा। और अगर कोरम पूरा नहीं है और मीटिंग हो जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल, तो कंपनी के डायरेक्टर और मेनली जो सेक्रेटरी होता है जिसने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है। Narrate the provisions of companies that are related to private company in respect of appointment of first director and their tenure. एक प्राइवेट कंपनी के हवाले से आपने फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट और उसके टेन्योर के बारे में बताना है। तो आप कहेंगे प्राइवेट हो पब्लिक हो जो भी हो, सब्सक्राइबर टू एमओए डिसाइड करेंगे, वो नंबरिंग देंगे, कंपनी की रजिस्ट्रेशन के साथ इनके कागजात जमा कराएंगे, जिस दिन कंपनी रजिस्टर होगी उस दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप देख रहे हैं मुसलसल रटे वाला सवाल। Neither provision of companies are relating to private company in respect of procedure for election of subsequent director. इलेक्शन का प्रोसेस पूछ लिया, टाइप 1 सवाल, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर का सवाल है तो फिर जो आप जानते हैं वो लिख दें। मैं तो कहूँगा कि जब आपको लगे कि 9 नंबर अभी भी पूरे नहीं हुए तो ये भी लिख दें कि अगर कोई इसके खिलाफ अदालत में जाना चाहे तो 30 दिन में 10% लोग चले जाएँ। 9 नंबर बहुत होते हैं, मतलब 9 नंबर ऐसे हैं जिससे आपके मुँह में पानी आ जाए कि यार ये 9 में से मेरा नंबर कोई ना जाए। कितना मज़ा है कि पेपर आपने स्टार्ट किया और 9 नंबर हाथ में, अब आपने 91 नंबर में से 41 नंबर लेने हैं। आबिद, कासिम एंड तारिक वर द ओनली मेंबर्स ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड। आबिद, कासिम और तारिक 3 ही मेंबर थे अल्फा सिक्योरिटी के। वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर, तीनों के तीनों डायरेक्टर भी बन गए। कासिम एक्सपायर्ड ऑन 2 फरवरी, कासिम मर गया। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू कैजुअल वैकेंसी एज डिस्क्राइब्ड अबव। अब ये कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के बारे में आप क्या जानते हैं? हम कहेंगे कैजुअल वैकेंसी फिल आपने करनी होती है। कैजुअल वैकेंसी मैंडेटरी होती है? नहीं होती। ये कौन सी है? पब्लिक कंपनी है, पता नहीं लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, अब पब्लिक लिस्टेड हो तो 7 होते बंदे और उधर कैजुअल वैकेंसी लाजमी फिल करनी होती है। पब्लिक अनलिस्टेड हो तो 3 बंदे होते हैं। अब 3 से नीचे चले गए हैं, जब 3 से नीचे चले गए हैं तो वाजिब हो गया। 5 नंबर इसलिए कि आप ये सारी बहस करें, क्या आप बताएंगे इसके मिनिमम नंबर और डायरेक्टर से नीचे चले गए हैं। अब इनके लिए कैजुअल वैकेंसी फिल करना लाजमी होगा। रिमेनिंग डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे, कैजुअल वैकेंसी वाला रिमेनिंग टर्म के लिए आया होगा। तो सोचे तो 5 नंबर जस्टिफाई हो जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कामरान लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, कोई भी कंपनी की अगर लिस्टेड दिया हुआ तो उसको अलग से हाईलाइट कर लिया क्योंकि उसके पॉइंट्स नॉर्मली फर्क होते हैं। डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर हाफ ईयर एंडेड दिस, हाउएवर सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ फरहान, फरहान की अपॉइंटमेंट गलत थी। हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग इन विच डिविडेंड वाज अप्रूव्ड, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी एंड करंट स्टेटस ऑफ फरहान। फरहान जो है वो आया, बाद में पता लगा कि उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था। अब बताएं उसकी मौजूदगी में लिया गया फैसला। हम कहते हैं अगर सब्सिक्वेंटली डायरेक्टर के इलेक्शन में कोई मसला नज़र आए तो उसकी अपॉइंटमेंट के बाद होने वाले फैसले खुद ब खुद गलत नहीं हो जाते। इससे पहले कि हम लिख के आगे जाएं, सवाल ने कहा करंट स्टेटस ऑफ फरहान क्या है। हम कहें फरहान को अब कोई मुंह नहीं लगाता, फरहान जो है वो अब कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा और अब जो है वो इप्सो फैक्टो ये फ़ौरन से अपना ऑफिस सीज़ कर देगा जब तक ये डिफेक्ट ठीक नहीं करता। डिफेक्ट ठीक करेगा तो फिर आगे इलेक्शन में जो भी हो वो बात का मसला है। कैजुअल नहीं, लेकिन उन्होंने डिफेक्ट पूछा है और फरहान का स्टेटस पूछा है, कंपनी क्या करेगी वो नहीं पूछा, तो अपेरेंटली तो नहीं लग रहा। चल जाता है काम। Discuss the following in light of provision of Companies Act. Haris is director of ABC Limited. He intend to assign his office to his friend Gibran कि जब वो पाकिस्तान से बाहर गया हो तो उसकी जगह काम करे। तो आप बताएंगे हाँ जी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपके दिन 90 से ऊपर होने चाहिए और अप्रूवल बाकी डायरेक्टर्स क्यों नहीं चाहिए। एक सवाल बीच में स्किप हो गया, एक मिनट।
एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन, अ डायरेक्टर शैल इप्सो फैक्टो, डायरेक्टर खुद ब खुद सीज टू होल्ड ऑफिस इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम एनी मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर। उन्होंने कहा अगर एक डायरेक्टर कोई भी मीटिंग छोड़ दे तो इस वजह से वो खुद ब खुद फारिग हो जाता है। 3 मीटिंग्स अगर वो लगातार छोड़े फिर फारिग होता है, हाँ 1 मीटिंग से नहीं, और वो भी बगैर बताए, और वो सारी चीज़ रट्टे वाले सवाल। Explain the exception to the following provision of Companies Act 2017. No person shall be appointed as director of company if he is not a member. Member की exception पूछ ली, रट्टा, नोन सवाल। Explain the situation whereby shareholder may call for fresh election of director prior to the end of term of present board. Substantial acquirer वाली बात। हाँ, ये देखें निशान भी लगे हुए। हाँ नहीं वो किया था, वो था ना कि मुल्क से बाहर जा रहा है तो वो क्या करे, तो हमने कहा था 90 दिन से ज़्यादा के लिए जाए और डायरेक्टर्स को बताए। जरिया भाई एक छोटी सी फेवर चाहिए, वो जो स्लाइड चेंजर है ना वो अगर आप मुझे दे दें मैं इधर लगा दूं, चूँकि इसकी स्क्रीन जो है ना वो आगे जाने वाले बटन को काम नहीं कर रही, तो मैं स्लाइड चेंजर से चेंज कर लिया करूँ। ऐसा शख्स जो डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि असाइनी डायरेक्टर भी है तो डायरेक्टर बाय वट एवर नेम, तो बस वो उन इनएलिजिबिलिटीज में ना आता हो, कोई भी। इसको लगेगी कि आप इसे चेंज कर लेना। हाँ डन, तो बस उसके लिए वो शर्तें पूरी हो रही हों। अब आप देखेंगे नॉन मेंबर वाली शर्त सिलेक्टेड जगह पे है, तो इसका मतलब है कि आपको जिसको भी डायरेक्टर बना के जाना है वो फिर मेंबर हो, क्योंकि उन 4 में तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो पहले ही डायरेक्टर है, तो पीछे 1-2 ही वो बच जाते हैं। तो बेहतर यही है कि वो एलिजिबिलिटीज़ को जहन में रख के हम सोचें कि वो मेंबर ही होगा। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलओजी सिनेरियो आ गया, बड़े अरसे से रट्टे वाले सवाल चल रहे थे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज 6 मेंबर्स ऑल ऑफ whom आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसके 6 मेंबर्स हैं और 6 के 6 ही डायरेक्टर्स हैं। वर इलेक्टेड ऑन 1 जनवरी 2012। वन ऑफ द डायरेक्टर विशेस टू सेल ऑल हिज शेयर्स। दोबारा देख लेते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 6 मेंबर्स हैं, सब के सब डायरेक्टर्स हैं और सब इलेक्ट हुए थे 1 जनवरी 2012 को। वन ऑफ द डायरेक्टर विशेस टू सेल ऑल हिज शेयर्स, वो सारे शेयर्स बेचना चाहता है। इन लाइट ऑफ अबव एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग आर करेक्ट। डायरेक्टर सेलिंग द शेयर विल नो लॉन्गर रिमेन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर सारे शेयर बेच देगा वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। डायरेक्टर होने के लिए मेंबर होना शर्त है। तो हम ये कहेंगे कि 4 एक्सेप्शंस को छोड़ के डायरेक्टर के लिए मेंबर होना शर्त है। अगर ये डायरेक्टर मेंबर नहीं रहता तो ये डायरेक्टर भी नहीं रहता, उन 4 एक्सेप्शंस के साथ। दूसरा, इट विल बी नेसेसरी टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज डायरेक्टर इन हिज प्लेस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। उन्होंने कहा अगर एक छोड़ के जा रहा है तो अगले 3 साल के लिए एक बंदा उसकी जगह पे लाना लाजमी होगा। आप कहने जी कैजुअल वैकेंसी लाजमी नहीं है, यहाँ मिनिमम से आप नीचे नहीं जा रहे, लाजमी नहीं है, और अगर आएगा भी तो वो रिमेनिंग टेन्योर के लिए आएगा, 3 साल के लिए नहीं आएगा। अगर हाँ इलेक्ट हो के आया तो इसका मतलब यही है ना कि फिर उसके लिए मेंबर होना शर्त है। तो अगर वो सारे शेयर बेच देगा तो मेंबर नहीं रहेगा, मेंबर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर भी नहीं रहेगा, यही हम कह रहे हैं। तो हमें बता देना चाहिए कि 4 एक्सेप्शंस में एक बंदा बगैर मेंबर हुए भी डायरेक्टर हो सकता है। उन 4 के अलावा डायरेक्टर के लिए मेंबर होना बुनियादी शर्त है। चूंकि इसकी मेंबरशिप फारिग हो गई तो डायरेक्टरशिप भी फारिग हो गई। देखिए एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह तो नहीं आ रहे, एग्जामिनर कमेंट हमारे पास बहुत आगे से आना शुरू होंगे, ऑटम 2014 से आना शुरू होंगे हमारे पास। ओए सवाल ऑन 1 फरवरी 2014
GSL लिस्टेड कंपनी हाईलाइट कर लिया करें। एक्वायर्ड 80% ऑफ WSL एन अनलिस्टेड कंपनी। ऑन एक्विजिशन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डायरेक्टर ऑफ GSL ने एक और कंपनी खरीदी है और GSL के डायरेक्टर चाहते हैं क्या, 2 नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ WSL विच एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर। वहाँ 4 डायरेक्टर हैं, ये अपने 2 डायरेक्टर भेजना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ WSL वर इलेक्टेड इन लास्ट AGM ऑफ द कंपनी। पिछली AGM में वो लोग सेलेक्ट हुए थे, अब आप अपने 2 बंदों को वहाँ डायरेक्टर बना के भेजना चाहते हैं। कोई बात आपके जहन में आती है, कोई ख़ास बात जो हमें ये यहाँ से रिक्वायरमेंट सवाल शुरू हो रहा है। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस वेदर GSL कैन अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर एंड रिप्लेस द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ WSL। तो पहली बात, वो WSL के डायरेक्टर्स पे नए डायरेक्टर बिठाना चाह रहे हैं, नॉमिनी। तो नॉमिनी बना के भेज दें। कोई और रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन शेयर दिलवा दें। इसीलिए उन्होंने इशारा दिया है कि अभी ताज़ा इलेक्शन हुए हैं, तो आप कहें ताज़ा इलेक्शन में जो सबसे कम नंबर ऑफ वोट्स आए हैं, इतने के इक्विवेलेंट अगर शेयर्स इनके पास हों तो ये नॉमिनी डायरेक्टर बन जाएंगे। दूसरा, ये नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव क्लेम ये करते हैं कि उनको कोई नहीं निकाल सकता चूंकि वो 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। दिस इंडिविजुअल ऑल्सो स्टेट दैट अपॉइंटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। ये लोग कह रहे हैं कि जी डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, ये इस साइड पे गिरा है और ये वाकई इस वक्त मेरे लिए बड़ा मुश्किल। थैंक यू। डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव का मानना ये है कि वंस सिलेक्टेड, हमने 3 साल से पहले कोई नहीं निकाल सकता। ये सारे इकट्ठे भी हो जाए तो मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर सकते, वो इकट्ठे होकर साजिश कर देते हैं। ठीक है, तो दुनिया का कोई पता नहीं। तो हुआ ये कि ये जुमला गलत है। हम कहेंगे कि ताकत ज़्यादा चाहिए निकालने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव। कितनी ताकत चाहिए? तो हम कहेंगे 75% मेजॉरिटी अगर हासिल कर ली तो चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाल सकते हैं। अच्छा, 80% शेयर्स हमारे पास है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें। ये जहन में रखना है, 75% किसी भी लेवल पे आपके हाथ में आ जाए, मेंबर्स लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, या अगर आप गवर्नमेंट हैं तो आपके पास शेयर होल्डिंग आ जाए, तो यहाँ पे कंपनी निकाल सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना, अच्छा ये तो हो गया, यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी और ऊपर हम लोगों ने बता दिया 7 नंबर का सवाल था। मार्किंग स्कीम उस ज़माने में नहीं आया करती थी, मार्किंग स्कीम हमारे पास 2016 से अवेलेबल है, 2015 से तक। Business of company shall be managed by the director who may pay all expenses incurred in promoting and registering the company and may exercise all such power of company as are not by act or by article or by special resolution required to be exercised by the company in general meeting। हमारा पहला पैराग्राफ तो इन्होंने चोरी कर लिया। In the context of our provision, list any 12 powers which can be exercised by director of company। इस दफ़ा इंसानियत के दायरे में रहते हुए तादाद भी बता दी उन्होंने और नंबर भी, तो तकरीबन 9 नंबर 12 पावर्स, तो 2 पावर मिला के 1.5 पावर मिला के तो 0.75 नंबर, 0.75 पर पावर, इतनी सी पावर। तो रट्टे वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। Briefly describe the provision relating to restriction imposed on director remuneration with regard to performing extra service attendance वगैरह वगैरह, वो सेक्शन आपसे पूछा है, वो सेक्शन आपको याद होगा, आप यहाँ पे बता देंगे। एग्जामिनर कमेंट, एग्जामिनर ने कहा कि क्वेश्चन वाज पुअरली अटेम्प्टेड, मैनी स्टूडेंट फेल टू गेट एनी मार्क एज दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट डायरेक्टर शैल नॉट बी पेड रेमुनरेशन फॉर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विस। उन्होंने कहा डायरेक्टर को पैसे मिलने ही नहीं चाहिए। सच, फिर लिखा कि सच पेमेंट हैज़ टू बी अप्रूव बाय SCCP। बच्चे भी जब लिखने बैठते हैं तो वो तो बख्शते थोड़ी हैं। मैनी स्टूडेंट ट्राई टू गिव जनरलाइज आंसर मेकिंग इट्स ऑब्वियस दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द रेलिवेंट। उन्होंने कहा हमें पता लग जाता है, जब बच्चे जनरल टमक टोइयाँ मार रहे थे हमें पता लग गया उन्हें कुछ नहीं पता। तो एक बड़ा स्पेसिफिक सेक्शन पूछा था और बच्चे जब तुक्के लगा रहे थे तो वो ICAP को बुरा लगा, तो 3 नंबर के लिए रट्टे वाला टाइप 1 सवाल हमें नजर आया। ऑटम 15 क्वेश्चन 6 ए, आज़ाद लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। मिस्टर मजनू आज़ाद लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, हैज़ अप्लाइड फॉर एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द कंपनी टू बी रीपेबल इन 5 ईयर। In view of provision of Companies Act, describe the circumstances under which AL may grant loan to Mr. मजनू। मिस्टर मजनू को कंपनी लोन कब दे सकती है? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ज़रूरी है। फिर हम कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता कंपनी लिस्टेड हुई तो SCCP की अप्रूवल भी ज़रूरी है। सवाल में वो एक लिस्टेड कंपनी है।
तो फिर अब आपने ये बताना है कि हमें लोन टू डायरेक्टर, समझे लोन टू डायरेक्टर का पूरा सेक्शन यहाँ पे लिख देना है। डन। एग्जामिनर कमेंट में शायद उन्होंने कुछ गमों से इज़हार किया हो। Performance was satisfactory. However, some candidates, though correctly stated the purpose for which loan may be granted, failed to appreciate that listed company can only grant to a whole-time director of company after. ओहो ठीक है, पुराने ज़माने में कानून डिफरेंट होता था। लोन सिर्फ चंद पर्पस के लिए मिलता था, घर के लिए मिलता था, कन्वेंस के लिए मिलता था, एक लिस्ट होती थी, और सिर्फ फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर को मिलता था। तो वो एग्जामिनर कमेंट थोड़ा सा आउटडेटेड है कि वो उस वक्त के ज़माने के सेक्शन 195 को डिस्कस कर रहा है। अब लोन के लिए मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए और लिस्टेड के लोन के लिए SCCP की भी अप्रूवल चाहिए। तो इसका एग्जामिनर कमेंट जो है वो इररिलेवेंट है, उसमें थोड़ी सी पुराने दौर की बातें हैं। One of the directors, while retaining his directorship in TPL, is contemplating to start his own business, which is likely to take most of his time for next few years. एक बंदा डायरेक्टर है, वो अपनी डायरेक्टरशिप में रहते हुए कुछ और बिजनेस भी करने के बारे में सोच रहा है। डायरेक्टर सीकिंग योर एडवाइस ऑन द मैटर ड्यू टू विच ही मे इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स। उसको अब चूंकि वो और काम शाम भी करने के बारे में इंटरेस्टेड है, तो आपने ही बताना है तुम कि ऐसा क्या होगा कि तुम खुद ब खुद निकाल दिया जाएगा। इनएलिजिबिलिटी तो अपॉइंटमेंट के वक्त की होती है ना, बाद वाली वो जो रिमूवल के वक्त हमने नहीं कहा था कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे उसका वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा। अगर वो मीटिंग अटेंड करना छोड़ दे, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर ले, अगर किसी वो लोन वो उसने ले लिया उसके खिलाफ वर्जी करते हुए, वो वाली सारी शर्तें। असल में वो कहना चाह रहे हैं कि जब वो अपना बिजनेस शुरू करेगा तो मसरूफ हो जाएगा। अब बताओ ऐसा क्या करेगा जिससे उसे फौरन निकाल दिया जाएगा। अगर लॉ ने किसी और जगह कह दिया तो भी निकाल दिया जाएगा। वो तो खैर हाँ, असल में वो है इनएलिजिबिलिटीज, कौन कौन डायरेक्टर हो नहीं सकता। हाँ, होने के बाद हम कहते हैं कि हुआ हुआ डायरेक्टर ऐसा क्या हो कि उसे निकाल दिया जाएगा, वेकेशन ऑफ ऑफिस। तो वेकेशन ऑफ ऑफिस जो हम लोगों ने उसके साथ पढ़ा था, इनएलिजिबिलिटी के साथ साथ पढ़ा था, किताब में तरतीब आगे पीछे थी। वेकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब कि ऐसा क्या होगा कि डायरेक्टर को डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जाएगा बाय लॉ। बिल्कुल भाई ने सही कहा, वो जो बाय लॉ वाली लिस्ट थी, एक था ना बाय मेंबर्स, एक था बाय लॉ, एक SCCP था, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो बाय लॉ वाली लिस्ट सारी यहाँ पे आ जाएगी, जिसको कानूनी ज़बान में हम कहते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस। कि डायरेक्टर कब अपना ऑफिस वेकेट कर देगा, जब वो लोन ले लेगा इन कॉन्ट्रावेंशन, जब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लेगा, जब वो 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं करेगा, या जब वो किसी और सेक्शन में इनएलिजिबल हो जाएगा। याद आया, वो वाली बातें थी। GL registered with a paid up capital of 20 million consisting of ordinary shares of 50 each has decided, आज क्या है, आज सैटरडे है, 6:30 क्लास है, वहाँ 6 बजे क्लास है, ठीक है, एक लिमिटेशन और भी आ गई। चले 6 से तो पहले पहले हम जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह करे। डिसाइडेड टू रिमूव वन ऑफ इट्स इलेक्टेड डायरेक्टर सलीम ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। सलीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने कहा मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं से निकालना चाह रहे हैं। सलीम वॉज इलेक्टेड ऑन बोर्ड बाय सिक्योरिंग 1.8 million वोट्स इन जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन दिस। द लीस्ट नंबर ऑफ वोट कास्टेड फॉर इलेक्टिंग अ डायरेक्टर इन मीटिंग वॉज 1.2 million। सबसे हल्के वोट जो लेके आया था वो कितने थे, 1.2 million। GL है 7 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। GL के पास 7 डायरेक्टर्स हैं बोर्ड पे। GL के है पब्लिक कंपनी है या लिस्टेड भी है, बस लिमिटेड है, लिस्टेड नहीं बोला उन्होंने। अंडर द प्रोविजन आपने एनुमरेट करना है नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड बाय सलीम टू रिटेन हिज डायरेक्टरशिप इन GL। GL में डायरेक्टर रहने के लिए कितने वोट इसे चाहिए, 1.2 million। पिछले एक इलेक्टेड डायरेक्टर को आप निकालना चाहते हैं तो पिछले इलेक्शन के लीस्ट वोट उसके पास हो तो वो बच जाएगा। तो ये वो वाली हमारी अंडरस्टैंडिंग। What would be your answer in one above if Salim was elected to fill a casual vacancy? अगर सलीम कैजुअल वैकेंसी से आया होता फिर आपका जवाब क्या होता? फिर हम एवरेज लेते। अब हमें नहीं टोटल नहीं पता कि कितना वो है, लेकिन हमारे पास शेयर कैपिटल टोटल दिया हुआ है इन्होंने।
इसको पे डिवाइड करके हम कहेंगे जितने डायरेक्टर्स हैं 7 हैं, डिवाइडेड बाय 7, तो हम कहें पर डायरेक्टर इतने शेयर्स बने, इतने शेयर्स के इक्विवेलेंट वोट अगर ले लेगा तो बच जाएगा। तो दो बातें, अगर आपको पिछले इलेक्शन के नंबर ऑफ वोट कास्टेड पता हो तो उससे डिवाइड करें, ना पता हो तो शेयर कैपिटल से डिवाइड करें। कोई एक चीज़ वो देंगे कि सवाल में, वो उन्होंने दे दी। क्लियर? ये बातें उसको समझ आ रही हैं जिसने चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज किया हुआ है। तो मुझे ये सारी बातें समझ आ रही है। हाँ, इस तरह का सवाल, मतलब ये हमारा बड़ा फेवरेट, वाइट ब्राउन, और वो एक सवाल बनाया होता है, उसमें 8 डायरेक्टर होते हैं और वो सारा का सवाल है। उसको हमने कैफ लेवल पे उसको तोड़ मड़ोड़ के ज़रा आसान करके आपके सामने पेश किया। Salim and Company partnership concern is engaged in IT consulting business. The partners intend to convert the partnership into a private limited company in the name of Marhaba Limited. Okay. Under provision of companies that advise the partner with respect to the appointment of first director of company in term for which, यानी कि उनके ऊपर हमने जो भी लिखा है वो एक, वाह, maximum recording time reached. हाँ नहीं, मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसे बंद नहीं। इसका ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बेचारा चल रहा होता है सी ड्राइव की कैपेसिटी पे। आज सारे मसले आने हैं। मेरे 2 लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, स्क्रीन कास्ट सही हो नहीं रही। नहीं, मुझे सी में जगह बनानी होगी। सी में फिल्में रखी हुई होंगी। ये देखना डेस्कटॉप पे भी पता नहीं क्या क्या, 2 वीडियोज़ अगर मुझे मिल गई ना डेस्कटॉप पे, तो उससे बड़ा जगह बन जानी है। पास पेपर उड़ा देते हैं, कचरे में क्या है। हाँ, बाद में रिकॉर्डिंग जोड़ देंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया। ये सवाल आसान था। स्प्रिंग 17 को खास कमेंट तो नहीं है उनका। सलीम वाले सवाल में उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। वो कह रहे हैं जी बच्चों को पता ही नहीं आ रहा था कि नंबर ऑफ वोट पिछले वाले को क्या होता है और कैजुअल वैकेंसी में क्या होता है। ये वाले सवाल में एग्जामिनर कहता है कि परफॉर्मेंस रिमेन्ड एवरेज, most of the candidate were able to specify that subscriber shall be the first directors, or while mentioning the tenure most student mentioned that tenure will be 3 years or 1 year, हालांकि वो फर्स्ट AGM तक होता है। तो उन्हें ये बात बुरी लगी। 1 नंबर है फॉर एक्सप्लेनिंग 1 मार्च अप टू 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग ईच प्रोविजन ऑफ लॉ विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। 3 नंबर का टोटल सवाल है। उन्होंने कहा हर लाइन लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है 1, तो कुछ लाइनों का नंबर 1 से कम भी होगा। ये मैं पढ़ रहा हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उनका टर्म स्प्रिंग 2017 का 6 का बी। सनशाइन लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, उसके 3 डायरेक्टर हैं, ए, बी और सी। आफ्टर 2.5 ईयर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट ए डाइड इन अ कार क्रैश। अनलिस्टेड कंपनी है और 3 डायरेक्टर थे, उनमें से 1 मर गया। जैसे ही कोई मरता है फौरन से मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सोचना शुरू कर दिया करे। अनलिस्टेड पब्लिक है, 3 होने चाहिए। बी एंड सी आर ऑफ द ओपिनियन दैट सिंस द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इज ड्यू इन 6 मंथ टाइम देयर इज नो नीड टू फाइल कैजुअल वैकेंसी। अब आपने बताना है, आप कहेंगे कि चूंकि लॉ ये कहता है कि अगर मिनिमम से नीचे ना जाएं तो खैर है, लेकिन चूंकि अब मिनिमम से नीचे चले गए तो ये ज़रूरी है कि मिनिमम 3 होते हैं अनलिस्टेड में। यहाँ आप 2 हो गए हैं तो आपको लाजमी हो जाएगा 14 दिन के अंदर अंदर आप कैजुअल वैकेंसी को, आप कैजुअल वैकेंसी को फिल करें एज अर्ली एज पॉसिबल। 90 दिन होते हैं लिस्टेड में, 14 उसकी कैजुअल वैकेंसी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव की। तारीखें भी तो इतनी है ना। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 each of the following independent scenarios. Zafar was recently appointed as director of HP Limited listed company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बाद में पता लगा कि सफ़र जो है उसको हाई कोर्ट ने डिफॉल्टर डिक्लेयर किया हुआ है जी। अगर हाई कोर्ट ने उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है किसी ऐसे ऑफेंस में जो कि गैर इखलाकी ऑफेंस है, तो फिर वो फारिग हो जाएगा।
और लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में हम कहते हैं डिफॉल्टर अगर डिक्लेयर कर दिया हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, हाँ, तो यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, हाई कोर्ट ने वो किया है, तो फिर हम ये कह दें कि वो जो फिर कोर्ट अगर किसी जगह आपको सज़ा सुना दे कि ये बंदा एक वो मॉरल टर्पेच्यूड जो गैर अखलाकी हरकत करते हुए जो है कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पेच्यूड, तो हम कहें अगर ये उस तरह का ऑफेंस है तो फिर ये फारिग है। कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन एलिजिबिलिटीज़ में होता था। हाँ, नहीं ऐसा मैं भाई ढूंढ रहे थे तो मैं भाई को पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कलीम डायरेक्टर है बेहाल लिमिटेड का, वाह। ऑन 1 अक्टूबर 2017 कलीम वेंट अब्रॉड ऑन अ पर्सनल ट्रिप एंड रिटर्न बैक ऑन 15 फरवरी 2018। ही वॉज अनेबल टू अटेंड 5 बोर्ड मीटिंग विच वर हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। वाह, वो गया और वापस आया और 5 मीटिंग्स छोड़ दी उसने, फारिग हो गया। यकम को गया था, 15 फरवरी 2018 को आया, तो हम ऊपर के लिए जा रहे थे तो बंदा अपॉइंट कर जाते अपनी जगह, तुमने बंदा भी अपॉइंट नहीं किया, क्या तो मैंने डायरेक्टर भी बने रहना है, तुम तो फारिग हो गए हो, तो ये फारिग हो गया जी। अगर लीव ऑफ एब्सेंस हो तो फिर बचत हो जाएगी। तो अगर एक बंदा जी, मतलब वही बात है कि अगर बताया हुआ है तो फिर, चूंकि हम कहते हैं कि 3 लगातार मीटिंग विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस छोड़ दी हो, अच्छा तो ये कि किसी और को अपॉइंट करे ताकि इसकी जगह मीटिंग अटेंड करता रहे, लेकिन वाजिब नहीं है। बालबेक लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज 8 डायरेक्टर्स, पेड अप कैपिटल 50 मिलियन है, ऑर्डिनरी शेयर्स 500 रुपए में डिवाइड हुआ हुआ है। डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू रिमूव आगा किरमानी फ्रॉम द बोर्ड ड्यू टू हिज डिसमल परफॉर्मेंस। आगा किरमानी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड ऑन द बोर्ड, अनअपोज आया था, इलेक्टेड होके नहीं आया था, अनअपोज आया था, तो उसको निकालने के लिए एवरेज वोट चाहिए होंगे, तो एवरेज वोट के लिए हमारे पास दे दिया उन्होंने। 50 मिलियन का कैपिटल है और 500 रुपये का शेयर है, तो अगर मैं 500 से इसको डिवाइड करूँगा 50 मिलियन को, तो मेरे पास 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे। तो 1 लाख शेयर्स को डिवाइड कर दें, कितने डायरेक्टर हैं? 8, तो 12,500, 12,500 8 पे डिवाइड करके, तो 12,500 शेयर्स के इक्विवेलेंट अगर इसको मिल जाती है पावर, तो ये बच जाएगा। ये मज़े का सवाल था, इसका कमेंट देखते हैं, कमेंट में शायद उन्होंने कोई अच्छी बात की हो। ऑटम 18, The performance remained below average. Most of the answers were incomplete and confused and confined to the statement that director can be removed from his office if number of votes casted against the resolution are less than minimum number of votes casted in immediately preceding election। उन्होंने कहा जी, हालांकि द रूल परटेन टू रिमूवल ऑफ डायरेक्टर जो है एंड नॉट टू द डायरेक्टर हु वर अपॉइंटेड अनअपोज। बच्चे जो बता रहे थे वो इलेक्टेड डायरेक्टर का रूल बता रहे थे, ये इलेक्टेड नहीं था, ये तो अनअपोज्ड आया है, तो अनअपोज्ड आया है तो ये अदर्स में आ जाएगा, जो कैजुअल वैकेंसी और जो उस वाले रूल में आ जाते हैं, तो ये एवरेज यहाँ पे वोट आने चाहिए। हाँ, तो फिर आपके पास वो बेंचमार्क ही नहीं होते कि पिछला इलेक्शन कितनों को पड़ा था, क्या हुआ था, तो फिर आप औसत वोट निकाल के कह देते हैं कि इतना होगा तो बच जाएगा। फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फैसल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं खालिद, दाऊद और रहमत। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं सलमान, आरिफ और अशरफ। एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं फसी और काशिफ। तो टोटल कितने हैं? 8। एक सीईओ भी है, अच्छा 3 नॉन एग्जेक्टिव हैं, 3 इंडिपेंडेंट। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइस विच ऑफ द अबव डायरेक्टर्स आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का चेयरमैन इनमें से कौन होगा? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में से। ऑल्सो स्टेट द टाइम फ्रेम फॉर हिज अपॉइंटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड है वो कब आता है, उसकी क्या ड्यूरेशन है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो बेसिकली इन्होंने चेयरमैन के ऊपर सवाल पूछा है मेनली, और हल्का सा इन्होंने ये वो कर लिया है कि जी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, तो ये इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए था, चैप्टर 4 का सवाल है, ये अदर ऑफिसर के चैप्टर का सवाल बनता है।
Spring Bees. A team of young engineers planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of 20 million. However, engineers are not certain about following matter: appointment of first and subsequent director and chief executive. Advise the team of engineers inspect of above matter. उन्होंने कहा कुछ इंजीनियर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उन्हें पता हो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के क्या कवानीन है, तो वो अकाउंटेंट्स के पास आए हैं और अकाउंटेंट से कहा है कि जी हमने कंपनी रजिस्टर करानी है, तो हमें बताओ कि फर्स्ट और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या टर्म्स हैं। तो आपने फर्स्ट और सब्सिक्वेंट दोनों के बारे में उन्हें बता देना है, 7 नंबर खड़े करने हैं, मार्किंग स्कीम देखना इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट डायरेक्टर के लिए 1.5 नंबर रखा है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के लिए 1 नंबर रखा है, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए 2.5 नंबर रखा है और सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए 2 नंबर रखे हैं। मर्जी। फर्स्ट डायरेक्टर के लिए 1.5 रखा और फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए 2.5 रखा। हालांकि वो इतने सारे ही अकेला है और कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है, दोनों का टेन्योर भी मिलता जुलता है। बस चीफ एग्जीक्यूटिव में एक इजाफी लाइन ये है कि अनलेस ही इज अर्लियर रिमूव्ड और फलाना फलाना। तो बहरहाल उनकी मार्किंग स्कीम उनकी मर्जी। जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से सिलेक्ट होगा। हाँ, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की किस्म होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन 6 में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेटेस्ट एग्जाम के करीब आ रहे हैं पेपर टेक्निकल होता जा रहा है। पीछे रट्टा ज़्यादा था और अब लॉजिक ज़्यादा है, क्योंकि पीछे सिलेबस बड़ा था और अब सिलेबस कम। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज, अ लिस्टेड कंपनी scheduled टू बी हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2020। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज रिक्वेस्टेड मोहसिन, वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियर, टू कॉन्टेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर एडिंग वैल्यू टू द बोर्ड। बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द ऑफर ऑफ दिस, मोहसिन हैज सॉट योर एडवाइस। मोहसिन आपसे कुछ पूछना चाहता है। Since he has no relationship with the ETL either pecuniary or otherwise, can he contest the election as non-executive director? क्योंकि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है कंपनी से, चाहे फाइनेंशियल चाहे अदरवाइज, तो क्या वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ सकता है? हम कहेंगे तुम कॉन्सेंट दो तो तुम जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव छोड़ो, तुम तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है और तुम इलेक्शन लड़ना चाहो तो बस तुम्हें शेयर्स पकड़ने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन शेयर्स पकड़ने पड़ेंगे। वुड ही बी सब्जेक्ट टू अनफॉरसीन लाइबिलिटी दैट मे अराइज ड्यू टू एडवर्स एक्शन ऑफ अदर डायरेक्टर्स? क्या इसको लाइबिलिटी पड़ेगी जो बाकी डायरेक्टर्स की हरकतों की वजह से कुछ हुआ होगा? हमने कहा था नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो बच जाते हैं अगर उनकी नॉलेज ना हो, तो डे टू डे अफेयर्स की उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। ये हमने एग्जाम्पशन पढ़ी थी। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस मोशन विद रिगार्ड टू अबव कंसर्न्स। ठीक है जी, ये 2 कंसर्न्स थे, हमने दोनों के बारे में बताया। A20 एग्जामिनर कहता है एग्जामिनीज वर अनअवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट विच हैज टू बी फुलफिल्ड कि एक बंदा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। रिगार्डिंग अनफोर्सीन लाइबिलिटी द रेफरेंस टू लॉ यानी कि एक्ट ऑफ फॉर्मेशन कमीशन डन विद नॉलेज थ्रू बोर्ड प्रोसेस वर मिसिंग इन आंसर्स। उन्होंने कहा जी बच्चों ने बस तुक्का सुक्का लगा दिया, लॉ का तो बताया ही नहीं कि कानून क्या कहता है। तो वही बात है कि आपको कानून लिखने में हमेशा फ़ायदा है, कानून ये कहता है, इस सिचुएशन में ये जवाब है। मार्किंग स्कीम, लिस्टिंग द रिक्वायरमेंट टू कॉन्टेस्ट एज नॉन एग्जीक्यूटिव 4 नंबर और ग्राउंड्स जो अवेलेबल करने हैं वो 2। तो फिर हुआ ये कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कि आपने अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है तो कैसे बने, तो फिर आप वो वाली डेफिनेशन भी उठा के चिपका दें कि नॉन एग्जीक्यूटिव। अब जाहिर है वो नंबर पूरे तो करने, तो यहाँ जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो ज़रूरत से ज़्यादा थी। ऐसा सवाल देखते ही बच्चे कहते हैं सबसे एंड पे करूँगा। ये पेपर में सोचें आधे सफ़े से ऊपर पे होगा, क्योंकि टेबल बना हुआ है ना, तो वो ऐसी लंबाई में फैल जाता है। तो पौने सफ़े पे एक सवाल पड़ा हुआ पेपर में, पेपर और कंपनी लॉ का। गोल्ड फिश लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 200 मिलियन है और कितने शेयर्स में डिवाइड हुआ है? 20 मिलियन 10-10 रुपए। एनुअल जनरल मीटिंग में 25 अक्टूबर को ये डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे,
1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए और सबसे कम वोट लेने वाला बंदा 7 मिलियन वोट लेके आया। जाकिर हुसैन एन एक्सिन शेयर होल्डर है जीएल का, परचेज एडिशनल 1.5 मिलियन शेयर्स इन जीएल ऑन 3 सितंबर और ड्यू टू विच शेयर होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज टू 15%। जाकिर हुसैन नॉट डिमांड्स टू हैव सूटेबल पोजीशन ऑन जीएल बोर्ड। चूँकि वो खरीदते 15% ज़्यादा खरीद चुका है तो वो अब चाहता है कि मुझे डायरेक्टर बना दें। क्या इसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है? रिक्विजिट शेयर होल्डिंग मैंने आपको बताया था कि कोई लॉ ने अमाउंट नहीं बताई, लेकिन अगर पेपर में सिनेरियो आए और कोई हमें नहीं पता हो तो हम ये देख लेंगे क्या उसके पास उतने हैं, एवरेज हैं या नहीं है, क्या वो इस काबिल है कि वो इलेक्शन लड़े तो जीत सके। तो अगर हम इसको 7 बंदे तो ऑलरेडी हैं, ये 8वां, तो 8 पे डिवाइड करें तो 12.5% लेने वाला बंदा सेलेक्ट हो सकता है। अच्छा 7 पे भी डिवाइड करके देख लें, चले 100% को 7 पे, इसके अब हमें ये पता लग गया ना इसके पास 15% शेयर होल्डिंग है, इससे ज़िंदगी आसान हो गई थोड़ी सी। 7 पे डिवाइड करेंगे तो 14 समथिंग, तो इसका मतलब है 15% के साथ बहरहाल ये हक बजाने पे है कि ये रिक्विजिट शेयर होल्डिंग रखता है। इसके बाद इतनी शेयर होल्डिंग है कि ये एक डायरेक्टर काउंट हो सकता है। अब देखते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। Under provision of Companies Act, discuss the validity of Zakir Hussain demand. Also list the ground under which he may not be elected on GL board. जाकिर हुसैन की जो डिमांड है उसकी वैलिडिटी के ऊपर आप बात करें कि जाकिर हुसैन जो कह रहा है वो ऐसा कर सकता है, तो आप कहें हाँ जी वो ऐसा कर सकता है। कैसे करेगा? चूँकि उसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। साथ ही सवाल ये कहता है कि बताएं वो क्या ग्राउंड हैं जिस पे वो इलेक्ट नहीं हो सकता। वो तो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग हमने पहले बता दिया ना। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसमें वो इनएलिजिबिलिटीज। अब यहाँ इनएलिजिबिलिटी लिखते हुए अगर आपने मेंबर नहीं है वाली बात लिखी तो बड़ा बुरा लगेगा ही आपको, क्योंकि वो मेंबर है। तो इसका मतलब है इनएलिजिबिलिटी लिखते हुए एक आध को सेंसर कर देना है, मेंबर वाली बात हटा के बाकी चीज़ें हम लिख सकते हैं। एज्यूमिंग जाकिर हुसैन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, फर्ज करें जाकिर हुसैन एलिजिबल है, तय हो गया। स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, अगर है तो कैसे वो होगा? वो नोटिस देगा, फिर कंपनी उतने दिनों में इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन के मिनिमम नंबर ऑफ जो सीटें हैं वो भी चेंज नहीं करेगी, तो फिर ऐसे में हाँ उसको वो नहीं करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। तो क्या चीज़ बन सकता है ना, 2 पार्ट है ना, पहले पार्ट ने का बताओ बन सकता, वैलिडिटी है उसकी बात की, हम कहें जी बिल्कुल हक बजाने पे उसके पास एवरेज शेयर होल्डिंग है। फिर उन्होंने कहा बताओ क्या हो तो वो नहीं बन सकेगा, हमने एलिजिबिलिटीज़ बता दी अदर देन मेंबर वाली बात को छोड़ के। फिर उन्होंने कहा कि फ़र्ज करें कि वो एलिजिबल है, अब बताओ वो अपॉइंट कैसे होगा? तो सब्सटेंशियल एक्वायरर पहले कंपनी को ख़त भेजता है, कंपनी फिर उसको इमीडिएटली उतने दिनों में इलेक्शन करवा के देती है, और फिर जब कंपनी इलेक्शन कराती है तो नंबर ऑफ़ सीटों को कंपनी कम नहीं करती। वो सारी बात उन्होंने पूछी। 8 नंबर का तगड़ा सवाल, यानी कि अगर मैं चंद मुश्किल सवालों की फहरिस्त बनाऊं तो ये मेरा सवाल 4-5वें नंबर पे आएगा। उसमें इतना मुश्किल नहीं है उस बच्चे के लिए जिसने पूरा सिलेबस तैयार किया हुआ है और डायरेक्टर के चैप्टर के 3 अलग अलग जगह से उसको चीज़ें याद आ रही हैं। इसके एग्जामिनर कमेंट में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। Part A, examinees were not able to establish Zakir Hussain ineligibility to demand fresh election. Examinee did not list the ground under which Zakir Hussain may not be elected. Part A में उन्होंने कहा कि ना उन्होंने पहली जवाब सही दिया ना दूसरा जवाब सही दिया, दोनों बातें बच्चों को नहीं पता थी। Part B, examinees does not describe prescribed time within which required action should be taken, यानी कि 30 दिन। Examinees were not able to explain the procedure required to be followed for election of Zakir Hussain on board, and that Zakir Hussain could also be appointed to fill any casual vacancy on board with mutual consent. बच्चों ने नहीं बताया कि वो बामी रजामंदी से, जो मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बताता, किताब खामोश है। पहला स्टेप क्या होता है, ये कंपनी वालों से कहता है जी मुझे वैसे आने दो, तो एक आध जगह खाली की जाती है, इसे बुला लेते हैं, और जब अड़ी कर रहे हो कंपनी वाले फिर ये नोटिस देता है और कहता है अब ये ज़बरदस्ती मैंने कराना है इलेक्शन। अब ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बात बताई है, लेकिन किताब में जितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से आई क्या वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है, उनकी अपनी किताब में भी ये बात नहीं लिखी हुई। ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो वो कह रहे हैं बच्चों ने बताया ही नहीं कि वो बामी रजा मशवरे से भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं।
पुरानी बुक में भी ऐसा मुझे तो नहीं याद पड़ रहा। ये वाला सेक्शन आई कैप ने कभी भी इसके साथ को बहुत ज़्यादा इंसाफ नहीं किया लिखते हुए बताते हुए। स्प्रिंग 22 वो अटेम्प्ट जिसमें 22% बच्चे पास हुए थे, ये तो मैं हमेशा बताऊंगा। बीच में असल में पीछे कई ऐसे सवाल भी गुजरे जो उन अटेम्प्ट्स के हैं जिसमें 13% बच्चे पास हुए थे। 13%, वो बिजनेस लॉ वाला ज़माना था ना। 13%, 17%, 16%, कम से कम 5 ऐसी अटेम्प्ट्स होंगी जिसमें 20% से नीचे आया था परसेंटेज। वो तो वर्स्ट पेपर होता था। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करने का तरीका बताएं। 2 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड ठकाठक आपने लिख दिया। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन लिस्ट डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ इंक्लूडिंग हिज और नेम ऑन डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंटेन और एनी वेबसाइट फलाना फलाना। वो जो वेबसाइट पे वो जो डाटा बैंक है उसमें एक बंदा कैसे एलिजिबल होता है वो आपने बताना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कि उसकी इतनी वो एलिजिबिलिटी हो और फिर वो उसने अपना नाम और वो उसके पास टाइम शाइम भी उतना अवेलेबल हो। State the responsibility of a person whose name has been included in data bank and has received an offer to be independent director on board। जिसने नाम दिया हुआ उसकी क्या जिम्मेदारी है और जब उसे बुलाया जाए तो उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो उसकी जिम्मेदारी यही है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच्ची हो और जब उसे बुलाया जाए तो वो देखे कि क्या वो अपना टाइम डिवोट कर सकेगा तो आए और उसकी कॉन्सेंट भी ज़रूरी है। Briefly discuss the responsibility of listed company which is considering to appoint an independent director from data bank of independent director। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अंदर से जो कंपनी चूज करने लगी है उसकी क्या जिम्मेदारी है। ड्यू डिलिजेंस कर ले, देख ले कि क्या वो बंदा ठीक है या नहीं, क्योंकि वेबसाइट तो जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो देखेंगे हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, और अगर सूटेबल है तो फिर उसको इलेक्शन वाले रूट से कंपनी में लेके आए। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है। तो इसमें पहला सीधा सवाल था, उसके बाद दूसरे का जो पहला पार्ट था वो आसान था, दूसरे का जो तीसरा पार्ट है उसमें थोड़ी सी चीज़ें याद नहीं आती या दूसरे पार्ट में। तो टेक्निकली 2, 3, 2 और आखिरी वाले के नंबर नहीं लिखे हुए आ रहे, 2। तो ये हमारे पास 9 नंबर का सवाल, जिसमें से 6 नंबर लेना आसान है, 6 से 7 नंबर लेना। तो अगर एक बड़े चैप्टर में से ऐसा सवाल आ जाए जिसमें से 6 से 7 नंबर आ जाए तो मैं उसको मुश्किल सवाल नहीं कहूँगा, मैं गंदा सवाल नहीं कहूँगा उसे। तो दैट वाज ऑल अबाउट हमारी सारी डिस्कशन अबाउट डायरेक्टर्स। आपने नोट किया कि शायद हमारे पास 8 या 9 लॉजिकल सवाल आए हैं टोटल। लेटेस्ट आ रही है सके। तो आप लोगों ने बड़े हिम्मत और हौसले से जो है, ये जो भाई कह रहे थे कि एंड पे टीचर लंबी क्लासें रख लेते हैं, कहीं इसके बारे में नहीं कह रहे। ये एक्स्ट्रा रिवीजन है। पास पेपर नॉर्मली ये हम आपकी रिटर्न प्रैक्टिस कराते रहे हैं, तो पास पेपर इज अज्यूम के बच्चे देखेंगे जो प्रॉब्लम होगा लेके आएंगे, लेकिन स्टिल फिर भी हम लोगों ने 100% जो है इसको डिस्कस कर लिया है ताकि जो है वो सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। और अब आप लोगों ने जब भी रिवीजन करनी है तो रिवीजन वीडियो से करनी है। पुरानी वाली वीडियोस में को ढूंढ के देखने की ज़रूरत नहीं है, खामखा फॉरवर्ड करते रहेंगे। अच्छा अगले दिन फिर इतना पढ़ा था, फिर अगले दिन इतना पढ़ा था। जब कोई चैप्टर रिवाइज करना है, कम टाइम में रिवाइज करना है, रिवीजन क्लास आपके पोर्टल में मौजूद है, आपने रिवीजन क्लास खोलनी है। अगर आपने रिवीजन क्लास देखी होगी तो वो बड़े मज़ेदार तरीके से, बड़े मुनासिब टाइम में, बड़ा तेज़ी से सारा सिलेबस ख़त्म करा देती है। असल में वो चूँकि जब पहले हुआ है तो बी लॉ भी हुआ हुआ है, सी लॉ भी हुआ हुआ है, ऑडिट भी हुआ हुआ है, तो दोबारा जाने का मतलब सिर्फ मशहूरी है कि बस एवं ही आए हैं, ज़रा ज़्यादा अरसे तक कैमरे पे हम नज़र आते रहे। तो वो जब पर्पस पूरा हो गया, बच्चों तक चीज़ पहुंच गई, ठीक है, तो इसलिए फिर वो सब्जेक्ट चूज़ किया ना जो अभी तक नहीं पहुंचा हुआ। वो हो जाएगा तो उसे अगली दफ़ा मैं MFA की फरमाइश कर दूँगा। MFA का जो थ्योरी पोर्शन है जी। हाँ, जवाद साहब असल में CA नहीं है, मेंबर नहीं है। ICAP की डेफिनेशन के मुताबिक पैसे नहीं देते, बागी मेंबर है। तो बागी मेंबर जो है वो ICAP उनको एक्नॉलेज नहीं करता है।